हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, वन शॉट रिवीजन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन। इस वीडियो में आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, और वो भी मेरे हैंड रिटन नोट से। तो शुरुआत करते हैं इस वन शॉट रिवीजन वीडियो की। इससे पहले अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियो है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है नहीं समझ में आएगी, तो आप एग्जामिनेशन में जो है उसे फ्रेम करके नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल प्लेलिस्ट बनी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है इंटायर ऑल द चैप्टर्स जो है यहाँ पर कवर्ड है। अब बात करते हैं कि अगर आपने आंसर राइटिंग पे जो है वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो है वीडियो दिख जाएगी। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो भी मैं बना चुकी हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वन शॉट रिवीजन की। अगर आपने अभी तक के एग्जामिनेशन के लिए कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये वीडियो जो है आपके लिए इनफ हो जाएगी एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है तो आपके लिए जो है ये वन शॉट रिवीजन जो है हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब आप डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को जब कंपेयर करते हैं उसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। डिफरेंट सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो डिफरेंट स्कॉलर्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। अरिस्टोटल जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को जो है उन्होंने स्टडी किया था और क्लासीफाई किया था। उनका क्लासिफिकेशन आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत ओल्ड है, इतना ओल्ड है जितना पॉलिटिकल साइंस जो है ओल्ड है, बिकॉज आपको देखने को मिलता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का जो फाउंडर है एरिस्टोटल, एंड पॉलिटिकल साइंस के फाउंडर एरिस्टोटल, दोनों जो है बेसिकली कब कब के हैं, आपको पता है उनका टाइम पीरियड कब का है? तो ऐसा माना जाता है कि एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BC। तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना जो है ये डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर। अब मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो फाउंडर माने जाते हैं वो डेविड ईस्टन माने जाते हैं, जिन्होंने बिहेवियरल रिवॉल्यूशन और साथ साथ सिस्टम अप्रोच के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट काम किया था। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सब फील्ड माना जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सब फील्ड है पॉलिटिकल थ्योरी, एक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और एक है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट सब फील्ड है ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, बिकॉज आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाएगी, आपको नोट्स प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होंगे। तो अब मूव ऑन करते हैं। जीन ब्लॉन्डेल जो है डेफिनेशन देते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की। वो कहते हैं कि साइमल्टेनियस और सक्सेसिव एग्जामिनेशन ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है। देखिए अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग डेफिनेशन देंगे, उसमें आपको 2-3 डेफिनेशन एटलीस्ट याद करनी है एग्जामिनेशन के लिए। हैग, हेरोप एंड मैककॉम्ब्रिक जो है वो डेफिनेशन देते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज डिजाइन टू बेटर अंडरस्टैंड देम बाय ड्रॉइंग देयर कंट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज। मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट को हमको पढ़ना है और उनके बीच की सिमिलैरिटीज एंड कंट्रास्ट को हमें जो है ड्रॉ आउट करना है। अब बात करते हैं नेचर एंड स्कोप। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताया था, नेचर एंड स्कोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है हर साल। तो नेचर और स्कोप दोनों की बात करेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें कंपेयर क्या करना है। तो डैनियल कैरेमनी, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड स्कॉलर जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, वो बताते हैं कि हमें क्या कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इंडिया का सिस्टम आप कंपेयर करेंगे यूएस के सिस्टम से। सब नेशनल रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे कि दिल्ली का गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है आप उसको कंपेयर करेंगे। सुप्रा नेशनल यूनिट्स आप कंपेयर करेंगे। अब सुप्रा नेशनल यूनिट्स क्या होते हैं? जो नेशन से बाहर है। इसमें डिफरेंट यूनिट्स आते हैं, जैसे कि रीजन वाइज। जैसे कि रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया का एक रीजन है, ठीक है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही आप एम्पायर के सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं, मुगल एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप कंपेयर कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन, नाटो। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, ठीक है। इस तरीके से आप जो है बेसिकली कंपैरिजन जो है ड्रॉ आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, डैनियल कैरेमनी बताते हैं कि ये पॉलिटिकल फिनोमिना को कंपेयर करता है। पॉलिटिकल फिनोमिना में पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आ जाती है और पॉलिटिकल प्रोसेस भी आ जाती है।
इसके अंदर 3 ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि डैनियल कैरेमैन ही बताते हैं। 3 ट्रेडिशंस ऐसे हैं, एक तो है सिंगल कंट्री स्टडीज़ जो कि बहुत फेमस था एक टाइम पे, एक जो है मेथोडोलॉजिकल स्टडीज़ और एक है एनालिटिकल स्टडीज़। सिंपल सी तीनों में डिफरेंसेस हैं। सिंगल कंट्री स्टडी जैसे कि नाम से आपको समझ में आता है, इसमें आपको सिंगल कंट्री का डिस्क्रिप्शन देना है। जब स्टार्टिंग में जो है स्टडी शुरू हुई थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो अमेरिकन जो है इसी तरीके से जो है बाकी सिस्टम को पढ़ते थे। जो नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनको जो है इसी तरीके से वो पढ़ा करते थे और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया करते थे, और इसमें जो है वो दूसरों की गलतियां भी निकाला करते थे। इसलिए आपको यहाँ पर एंग्लो सैक्सन डोमिनेंस भी देखने को मिलेगा। दूसरा जो मेथड है वो है मेथोडोलॉजिकल, जब आप कोई तरीके का रूल स्टैब्लिश करते हैं कंपेयर करने के लिए, जैसे कि हम अक्सर HDI कंपेयर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, दूसरा कोई भी इंडेक्स जब हम लेकर कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। सिमिलरली एनालिटिकल जो है बेसिकली दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है आप कह सकते हैं। इसमें आप एम्पिरिकल डिस्क्रिप्शन भी देने वाले हैं कंट्री का और साथ साथ मेथड भी स्टैब्लिश करने वाले हैं। इसमें आप दोनों चीज़ें कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस भी कंपेयर करेंगे एंड सिमिलैरिटीज़ भी कंपेयर करने वाले हैं। तो एक तरीके से सिस्टमैटिक कंपैरिजन होने वाला है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि 3 ट्रेडिशंस क्या है इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये तीनों ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको एग्जाम में आता है नेचर एंड स्कोप लिखने के लिए तो आपको जो है इसे मेंशन करना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है कि वाई कंपेयर, हमें कंपेयर करने की ज़रूरत क्या है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट रीजंस बताते हैं। टॉड लैंडमैन के अकॉर्डिंग 2008 के अंदर वो बताते हैं कि हमें कंपैरिजन की ज़रूरत क्या है। डिफरेंट रीजंस बताते हैं। पहला रीज़न है कंटेक्चुअल। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेक्चुअल? जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जब तक हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस चीज़ उस कंट्री का पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा। जैसे कि अगर आपको US के बारे में पता नहीं होगा कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा, तो आप कुछ थ्योरी कैसे बना पाएंगे, इसलिए कंटेक्चुअल। दूसरा रीज़न है क्लासिफिकेशन। हम वर्ल्ड को जो है बेसिकली अगर लेस कॉम्प्लेक्स करना है हमें, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो वर्ल्ड है, अगर आप देखेंगे कि 200 कंट्रीज से तो 200 पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएंगे, लेकिन जब हम उनसे क्लासीफाई कर देंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, जैसे कि एरिस्टोटले ने किया था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एरिस्टोटले ने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था 158 सिटी स्टेट्स को। उन्होंने बताया था कि किस तरीके का फॉर्म ऑफ रूल है। तो बेसिकली उन्होंने बताया था कि अच्छा फॉर्म ऑफ रूल उन्होंने किसको बताया था, मोनार्की को बताया था, क्योंकि मोनार्की में कहीं ना कहीं सिंगल पर्सन रूल करता है। और करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने किसको बताया था, डेमोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है रूल करते हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये जो है बेसिकली एरिस्टोटले का क्लासिफिकेशन है इन 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम कंपेयर करते हैं वो है हाइपोथेसिस मेकिंग। जैसे कि स्कॉलर्स का काम होता है हाइपोथेसिस बनाना। तो हाइपोथेसिस जब आप बनाएंगे, जब आपको पता रहेगा कि थ्योरीज क्या है, तो थ्योरीज पढ़ने के लिए आपको फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। और जब फैक्टर्स को आप कैसे एनालाइज करेंगे, जब आपके पास डिफरेंट तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम जो है एग्जिस्ट करने वाले हैं। फोर्थ जो है वो है प्रिडिक्शन। देखिए, प्रिडिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ थ्योरी। कोई भी स्कॉलर जो है एक थ्योरी देते हैं, तो उनकी अगर वो थ्योरी सही है तो बेसिकली उसका जो प्रिडिक्शन होगा वो राइट होगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ एन एक्सीलेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड थ्योरी। अगर एक थ्योरी अच्छी है तो वो प्रिडिक्ट कर सकती है, ठीक है। और प्रिडिक्ट कब करेगी, जब आप कंपैरिजन करेंगे। आप जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मार्क्स ने कंपेयर किया था कि ये जो है हुआ है और ये होगा, ठीक है। तो प्रिडिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रेडिक्शन जो है आप कैसे करेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू हैग, हेरोप एंड मैककॉमरिक, वो बताते हैं कि हम क्यों कंपेयर करते हैं। हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल वर्ल्ड को हमें अच्छे से समझना है और पॉलिटिकल आउटकम को हमें प्रिडिक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एंड वैन डैश, क्या बताते हैं वो बेसिकली कि हम क्यों कंपेयर करते हैं। अगर हमें खुद की कंट्री को समझना है, जब तक हम खुद की कंट्री को नहीं समझेंगे तो बेसिकली जब तक हम कहते हैं ना कि हम डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को हम रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की नहीं है, नॉट अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब तक हम खुद के कंट्री को अगर हमें अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमें दूसरी कंट्रीज को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी कंट्री को पढ़ना है तो दूसरी कंट्री को अगर आपको अच्छे से समझना है, तो जब तक आप उसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं समझेंगे, जब तक आप दूसरी कंट्री भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जनरलाइजेशन करना है, जनरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो है एक क्लासीफाई कर दें, जनरलाइज कर दें। जब तक आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, जब तक आप प्रॉपर्ली जो है उसे कंपेयर नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया कि हमें कंपेयर क्यों करना है। बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ कंपैरिजन क्या है। देखिए, पूरा चैप्टर, पूरा आपका सिलेबस ही मेथड्स पे बेस्ड है, मेथड्स एंड अप्रोचेज पे, ठीक है। तो अभी हम मेथड समझेंगे, फिर हम अप्रोचेज समझेंगे, ठीक है। तो कॉप्स्टीन एंड लिकबार्ट जो है वो बताते हैं कि हम जो है किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं।
पहला वो तरीका बताते हैं कि हम इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हैं, फोकस ऑन इंटरेस्ट। अब ये फोकस ऑन इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली लोगों का जहाँ पर इंटरेस्ट मैक्सिमाइज होगा, मतलब लोगों को जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहाँ अच्छी मिलेगी वो कंट्री अच्छी है। ये बेसिकली इस आइडिया पे बेस्ड है। दूसरा है फोकस ऑन आइडेंटिटी। लोगों को जो है अक्सर लोग अपने रिलीजियस आइडेंटिटी या फिर कल्चरल या फिर एथनिक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है जहाँ पर थियोक्रेटिक रिजाइम्स है, जहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिलीजियस रूल चल रहा है, वहाँ पर लोगों का सपोर्ट है उस चीज़ के लिए, इसलिए वो जो है चल रहा है। बात करते हैं फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन की, तो जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स जहाँ पर अच्छे रहेंगे वो कंट्री अच्छी है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी में किस तरीके का वोटिंग सिस्टम है, पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यूएस में कैसा है, एफपीटीपी, जो कि इंडिया के अंदर भी है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशंस, या फिर आप पढ़ सकते हैं तीनों भी चीज़ें आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशंस या इंटरेस्ट। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और चीज़ है कि हाउ टू कंपेयर, इसमें जेएस मिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना आइडिया देते हैं। तो जेएस मिल इन जनरल बताते हैं, ठीक है। एक वो बताते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट, उनकी मेथड ऑफ एग्रीमेंट को मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन भी कहा जाता है, ठीक है, एमडीएसडी कहा जाता है, मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो इंस्टीट्यूशंस है तो उसके बीच की सिमिलैरिटीज़ को स्टडी किया जाता है, ठीक है। दो इंस्टीट्यूशंस है तो उसकी सिमिलैरिटीज़ को स्टडी किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। समझ लीजिए इंडिया है और यूएस है, ठीक है। इंडिया और यूएस में क्या चीज़ें सेम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम सेम है, ठीक है। क्या चीज़ें अलग है, अलग जो है वो है प्रेसिडेंशियल, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा यहाँ पर डिफरेंस लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में बता दिया डिफरेंस। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि मोस्ट सिमिलर सिस्टम, इसको हम मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन भी कहते हैं, मतलब दो सिस्टम जो बिल्कुल सिमिलर है उसको लेकर जो है उसके डिफरेंस निकाले जाते हैं और उसके डिफरेंसेस को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया एंड यूएस दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, बट दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, एक प्रेसिडेंशियल है और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एमएसएसडी यानी मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन। थर्ड जो है वो जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, इसमें आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हो, सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी आप एक साथ जो है कंपेयर करते हो। फोर्थ और फिफ्थ मेथड जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए इसको डिफाइन ज़्यादा नहीं किया जाता। मेथड ऑफ रेसिड्यू और मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशंस, ठीक है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए वो है आपका जॉइंट मेथड ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस एंड एमडीएसडी एंड एमएसएसडी। इसको आप ज़्यादातर जो है स्टडी करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। हैंड राइटिंग पे मत जाना, यहाँ पर जो है टाइम की कमी के कारण जो है हैंड राइटिंग में वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक और मेथड होती है कंपैरिजन की, डिफरेंट मेथड्स होती है। एक होती है स्पेशियल या क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है और कनाडा है, दोनों अलग अलग एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों का फेडरल सिस्टम जो है वो सेम है, मतलब इंडिया भी इज अ फेडरल कंट्री, क्वाजी फेडरल उसे हम कहते हैं, कनाडा इज ऑल्सो फेडरल कंट्री, बट दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब आप एक ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ओवर टाइम कंपेयर करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड तो टाइम से रिलेटेड होता है, तो कहने का मतलब जैसे कि इंडिया को ही आप कंपेयर करेंगे, इंडिया में कॉलिशन रूल भी रह चुका है, सिंगल पार्टी रूल मेजोरिटेरियन भी रह चुका है, तो उसको आप कंपेयर करेंगे कि क्या कौन सा सिस्टम जो है ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है। मतलब आप एक ही इंस्टीट्यूशन को ओवर द टाइम कंपेयर करेंगे, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कंपैरिजन कहते हैं। थर्ड कंपैरिजन है फंक्शनल या फिर क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल। फंक्शनल यानी कि जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, कहाँ पर ज़्यादा जो है वो खर्च कर रही है, मिलिट्री पे खर्च कर रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब जो आपका इंटायर सिलेबस है वो बेस्ड है ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड मॉडर्न अप्रोचेस के ऊपर, तो ये उसका पूरा क्रक्स है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो होती है, दो तरीके की अप्रोचेस होती है टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। फिर इसके अंदर और भी अप्रोचेस आती है, फिर अप्रोचेस के अंदर और अप्रोचेस आती है, अप्रोचेस ही अप्रोचेस है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच हो गई, तो पॉलिटिकल कल्चर के अंदर सोशल कैपिटल, सब कल्चर, ठीक है, बहुत सारी अप्रोचेस आएगी। लेकिन ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर बहुत सारी अप्रोचेस है, जैसे कि फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, फॉर्मल, लीगल, प्रॉब्लमेटिक, एक एक को समझने वाले हैं हम, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक एक अप्रोच क्या है। मॉडर्न अप्रोचेस को हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं पहले आपके जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस को। तो यहाँ पर जो है आता है सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच। ये ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है प्लेटो के टाइम से हुई थी। प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ये फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर आता है।
और हेगल तक के, हेगल आपको पता ही है, उन्होंने भी जो है नॉर्मेटिव अप्रोच को यूज़ किया था, मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली। तो ये नॉर्मेटिव होती है, डिडक्टिव मेथड्स यूज़ करती है। डिडक्टिव मेथड यानी आप पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये उटोपिक है, मतलब ये जो है रियलिस्टिक नहीं है, इसमें फैक्ट्स नहीं है और साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है बेसिकली नॉर्मेटिव बेसिस, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है बाय बिहेवियरलिस्ट स्कॉलर। सेकंड जो है हिस्टोरिकल अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच यानी जब पॉलिटिकल थ्योरीज को या फिर सिस्टम को आप हिस्टोरिकल बेसिस पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी आई तो क्यों आई, ठीक है, इसका अगर आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था। सिमिलरली एरिस्टोटले, सेबाइन एंड मैकेवली इसके जो है स्कॉलर्स हैं। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस के देखिए तो हम बात करते हैं कि स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, तो हिस्ट्री जो है वो सेम नहीं रहती, ठीक है। और कभी कभी हिस्ट्री बायस भी रहती है और ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे, इसलिए ये जो है सफिशिएंट अप्रोच नहीं है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है फॉर्मल एंड लीगल अप्रोच। तो बेसिकली फॉर्मल एंड लीगल अप्रोच डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि नई नई कंट्रीज़ इमर्ज होकर आ रही थी और नई नई कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी टाइम पे फ्रेम होता है। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया जाता था, जिसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग और ब्यूरोक्रेसी को स्टडी किया जाता था। इसमें पॉपुलर जो स्कॉलर्स हैं वुड्रो विल्सन है, कार्टर है, न्यूमैन है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन डेफिनेटली क्या है कि बेसिकली इसमें सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जा रहा है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डी फैक्टो वर्सेस डी ज्योर। इट मीन्स दैट कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी में फॉलो हो रहा हो। अक्सर कंट्रीज़ में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए जो है रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन इन द टेक्स्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है प्रॉब्लमेटिक अप्रोच। प्रॉब्लमेटिक का नाम जैसे कि प्रॉब्लमेटिक है, इसका मतलब ये है कि इसमें पहले प्रॉब्लम को जो है ढूंढा जाता है और फिर सॉल्यूशन जो है बताया जाता है। जैसे कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है कम था, तो इसके लिए विमेन रिप्रेजेंटेशन का जो बिल निकाला गया। पंचायती राज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, 73rd 74 अमेंडमेंट आप देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसको जो है सुधार किया जाएगा। लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अक्सर जो सुधार किया जाता है वो सिर्फ फॉर्मल टेक्स्ट में करा जाता है, जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन उसकी एफिशिएंसी नहीं चेक की गई कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है ऑन ग्राउंड। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। फिफ्थ जो अप्रोच है वो है कॉन्फिगरेटिव अप्रोच, ठीक है। कॉन्फिगरेटिव अप्रोच बहुत सिंपल सी अप्रोच है। इसमें आप कोई भी एक कंट्री लेंगे और उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसके बारे में डिटेल में लिख देंगे, ठीक है। इसके स्कॉलर्स हैं न्यूमैन, कार्टर एंड रॉशर, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि रीजनली डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपको देखने को मिलता है कि इससे आप प्रॉपरली कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इट इज़ नॉन कंपैरेटिव। रीजनल अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर सिमिलर कंट्रीज़ का जो है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सिमिलर होता है, उनको कंपैरिजन किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बहुत फेमस हुई और इसमें आप देखेंगे साउथ एशिया इमर्ज होकर आया, जैसे हम कहते हैं ना ग्लोबल साउथ। तो जो ऐसी कंट्रीज़ का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सिमिलर है, उसको कंपेयर किया जाता है। रॉबर्ट इसमें देखेंगे आप रॉबर्ट स्कैल्पिनो और बैरिंगटन मूरे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्कॉलर्स है, बट इसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सिमिलर है वो जो है साथ में ही हो, मतलब जोग्राफिकली क्लोज ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना एंड इंडिया जोग्राफिकली क्लोज है, बट इनका ज़रूरी नहीं कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो सिमिलर हो। तो बेसिकली ये जो है इसको इस बेसिस पे जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। एक और जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। देखिए हम डिटेल में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वो सब हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में, क्योंकि वो एक अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में, तो बेसिकली वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इंस्टीट्यूशनलिज्म 4 चीज़ों पे बेस्ड है बेसिकली। एक तो लीगलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, होलिज्म, हिस्टोरिसिज्म एंड नॉर्मेटिविटी। बेसिक आइडिया इज दैट कि इसमें लीगल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्लेस दी जाती है, लॉ को। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर, ऐसा माना जाता है। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसको जो है कंपेयर किया जाएगा। होलिज्म मतलब जो है स्कॉलर्स पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं। हिस्टोरिसिज्म मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है।
और ये नॉर्म्स पे बेस होती है, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को ये आंसर करती है, मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए इस पे वो फोकस करती है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इंस्टीट्यूशन क्या है, वैसे हम उसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी मैं आपके लिए इतना बता देती हूँ कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है बेसिकली। तो इंस्टीट्यूशन जो होता है, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक तरीके का बिहेवियर मतलब कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है, एक जैसी एक्टिविटीज़ जो है कॉन्स्टेंटली परफॉर्म हो रही है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ये इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके की एक्टिविटीज़ की जा रही है विच इज़ स्टैब्लिश बाय लॉ और कस्टम, इसे हम इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशन जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, हार्ड इंस्टीट्यूशन, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, वो हम न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जब पढ़ेंगे तब कवर करने वाले हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या निकल कर आता है? डेफिनेटली क्रिटिसिज्म निकल कर आएगा। जब तक इसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कैसे आएगा, ठीक है। तो रॉय सी मैक्रेडिस का क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि ये बहुत यूरोसेंट्रिक है, क्योंकि ये उस टाइम पे सिर्फ यूरोप की इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती थी, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे यूरोप की जो है मोस्टली कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ चुकी थी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं थी। सेकेंडली इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा पेरोकियल है और स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज करती है और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे कंसिडर नहीं करती। देखिए, मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो या मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में गैप आ रहा हो, तो वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपको जो है रिविजन हो जाएगा। बिकॉज क्या है कि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए बिल्कुल शॉर्ट में, तो अगर आप जाएंगे और बुक्स पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा शॉर्ट में और कंसाइज और क्लियर कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं मूविंग अहेड। इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस के बीच में हम डिफरेंसेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस धीरे धीरे वर्ल्ड वार 1 के बाद डिक्लाइन होने लग गई थी और मॉडर्न अप्रोचेस जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद से डोमिनेट होने लग गई थी, ठीक है। मॉडर्न अप्रोचेस क्यों आई, ट्रेडिशनल अप्रोचेस का क्रिटिसिज्म, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस बेसिकली वैल्यू लेडन होती है, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ को एम्फोसाइज किया जाता है। मॉडर्न अप्रोचेस फैक्ट बेस्ड होती है, ठीक है। नैरो स्कोप होता है इसका बहुत वाइड स्कोप होता है, क्योंकि ये एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड होती है। ये यूरोसेंट्रिक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप को जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखती है और इसका फोकस जो है मॉडर्न अप्रोचेस का फोकस जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे होता है। ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को पढ़ती है और ये जो है बेसिकली ये वेस्टर्न वर्ल्ड को पढ़ती है और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को पढ़ती है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को पढ़ा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को, और यहाँ पॉलिटिक्स को पढ़ा जाता है। पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट से अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। पॉलिटिक्स बहुत कंटेस्टेड इशू है, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये बहुत स्टैटिक है, मतलब जो डिफाइन कर दिया गया है बिल्कुल स्टैटिक रहेगा। ये डायनामिक है, ठीक है, ये चीज़ें जो है इसमें चेंज होने वाली हैं। ये जो है बहुत पेरोकियल है, संकीर्ण है, इसका स्कोप बहुत कम है और ये जो है बेसिकली बिहेवियरल है, मतलब इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वाइडन होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि डिफरेंट तरीके के अप्रोचेस जो है वो स्कॉलर जो है देते जा रहे हैं। सेकेंडली ये जो है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज़ करती है, ठीक है, ये बोल रही हो समझ जाइएगा आप, ठीक है, मैं बार बार ट्रेडिशनल मॉडर्न नहीं कहूँगी। तो ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को यूज़ करती है और ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स को यूज़ करती है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस एथनोसेंट्रिक होती है, ठीक है, अपने आप को जो है जो भी इंसान जो डिफाइन करेगा, ठीक है, वो अपने कल्चर को सुपीरियर बताएगा दूसरे के कल्चर के कंपैरिजन में। और ये जो है बेसिकली कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलता है इस तरीके के एथनोसेंट्रिज्म से बाहर आ चुकी है, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे भी फोकस कर रही है। ये आपको देखने को मिलता है नॉर्मेटिव है और ये जो है देखने को मिलता है एम्पिरिकल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्रिटिसिज्म रॉय सी मैक्रेडिस देते हैं 1955 में। ये बहुत रिवॉल्यूशनरी होता है, क्योंकि इससे जो इसके बाद से ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिक्लाइन हो जाती है और मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इमर्जेंस होता है। रॉय सी मैक्रेडिस बताते हैं कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है नॉन कंपैरेटिव है, मतलब इससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल नहीं है, ठीक है। इसमें हिस्टोरिकल अप्रोच जो है बेसिकली एनालाइज नहीं करती है, मतलब कोई भी चीज़ इसमें एनालिसिस नहीं है। अभी आपने जितनी भी अप्रोचेस पढ़ी होगी उससे आपको क्या समझ में आया कि इसका कंट्री का सिस्टम ऐसा है, इसका कंट्री का सिस्टम ऐसा है, इसका ये है, उसका वो है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें एनालिसिस कुछ भी नहीं है। ये लीगलिस्टिक अप्रोच जो है, जैसे कि बताया जाता है, हर अप्रोच को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने कहा कि लीगलिस्टिक अप्रोच सिर्फ लीगल सिस्टम पे फोकस कर रही है। ये पेरोकियल है, स्टैटिक है, ठीक है। पेरोकियल मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक बता दिया, मोनोग्राफिक है और यूरोसेंट्रिक है। बहुत सारा इसका क्रिटिसिज्म रॉय सी मैक्रेडिस देते हैं।
तो आलमंड एंड पोवेल बताते हैं कि मॉडर्न अप्रोचेस का इमरजेंस के 4 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है जो इमीडिएट जो है फॉलो हुआ था वो ये था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो आज़ाद हो रही थी, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आज़ाद हो रही थी तो उनका पर्सपेक्टिव समझने की भी हमें ज़रूरत थी। उसके बाद बात करते हैं सर्च फॉर रियलिटी। उस टाइम पे जो ये पेरोकियल जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उसका क्रिटिक भी आ चुका था, रॉयसी मैक्रेडिस ने दे दिया था। और इस अब ज़रूरत थी कि हमें रियलिटी को पढ़ना है। प्रिसिशन की बात हो रही थी, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन वहाँ पर चल रहा था उस टाइम पे, आप देखेंगे 1950-60s में। तो प्रिसिशन ऑब्जेक्टिविटी की यहाँ पर बात हो रही थी और इंटेलेक्चुअल ऑर्डर की सर्च करने की बात हो रही थी। और मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी थी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस। और लोगों की आज के टाइम पे जो नई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है मॉडर्न अप्रोचेस का ग्रोथ होता है। और सॉल्यूशन ये बताया गया कि अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम को सही तरीके से समझना है तो हमें ग्राउंड लेवल एनालिसिस देखना होगा, मतलब चीज़ें रियलिटी में कैसी हो रही है, सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो है कहीं ना कहीं मॉडर्न अप्रोचेस का जो है इमर्जेंस सामने आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि 1950-60s ऑनवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से एक डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव जो है निकल कर आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में जब हम पढ़ेंगे कि जब हम रोनाल्ड इंगलहार्ट का मॉडल पढ़ेंगे पोस्ट मटेरियलिज्म का, हम डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी वो फर्स्ट नॉन वेस्टर्न अटेम्प्ट थी। फर्स्ट नॉन वेस्टर्न अटेम्प्ट इसलिए क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज पहले जितने भी थ्योरिस्ट थे वो मोस्टली जो है वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ करते थे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी फर्स्ट नॉन वेस्टर्न अटेम्प्ट थी। एक तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है A.G. फ्रैंक और दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर है पॉल बेरान। तो पॉल बेरान ने जो है एक अमेरिकन मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट थे पॉल बेरान, उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ 1957 में। और इससे इंस्पायर होकर बाद में जाकर आपको देखने को मिलता है कि A.G. फ्रैंक भी अपनी थ्योरी देते हैं। अब ये पॉल बेरान बेसिकली करते क्या है वो भी हम समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस टाइम पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहे थे, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच निकल कर आ रही थी, जैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा की, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म निकल कर आया, वो थोड़ा लेट आया, ठीक है, ऑर्डर में समझते जाइए। मार्च एंड ऑल्सन का, ठीक है, जेम्स मार्च एंड ऑल्सन का सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव जो है निकल कर आया। एंटोनियो ग्रामेस्की का, उन्होंने जो है कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था। अब बात करते हैं कि बेसिक आइडिया इज दैट कि जो पॉल बेरान की थ्योरी थी इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी थ्योरीज हम और बाद में डिस्कस करेंगे। पॉल बेरान की जो थ्योरी थी बेसिकली ये क्रिटिसिज्म में निकली थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिक में निकली थी। देखिए, अगर स्टूडेंट्स जो है मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि नोट्स का जो है PDF शेयर कर दीजिए। अगर मैं नोट का PDF आपको शेयर भी कर दूंगी तो आप जो है इसको लिंक करके रिलेट करके नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में लिखी गई है, इसलिए आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आप इसे जो है खुद से पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको जो है नोट्स जो है शेयर कर दूंगी। बात करते हैं कि जो पॉल बेरान है वो क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। और ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है क्या, तो बहुत सारी जो है अमेरिकन जितने भी सोशलॉजिस्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दे जिसमें वो ये बताएं कि कहीं ना कहीं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो कितनी बैकवर्ड है और वो लोग जो है एक सिमिलर इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करके जो है मॉडर्नाइज हो जाएगी जस्ट लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये जो एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है इसका क्रिटिक देते हैं पॉल बेरान। और डिफरेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। एक पॉल रोडान की थ्योरी है बिग पुश की, वो कहते हैं कि अगर आपको जो है डेवलपमेंट करना है तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कहते हैं कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। सेकेंडली रेगनर नक्से वो बताते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो बताते हैं कि अगर आप पहले जो अमीर लोग हैं उनको अमीर कर लीजिए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, और उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे जो है मतलब अमीर हो जाएंगे, इसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये वो थ्योरी देते हैं। साइमन कैन्सनेट्स बताते हैं कि कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो शॉर्ट टाइम में तो इनक्वालिटी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि इक्विटेबल रिसोर्सेज आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इंडिया के केस में आप देखिए कि एक इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है अभी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो है बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज जो थी इनके प्रेडिक्टेबिलिटी गलत थी इन टर्म्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। एक और थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, W.W. रोस्टो की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, वॉल्ट रोस्टो भी कहा जाता है।
स्टेजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लेते हैं वो नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें बताते हैं कि 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है। पहले तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है तैयारी करेगी टेक ऑफ करने के लिए, वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। उसके बाद टेक ऑफ स्टेज मतलब उसकी इकोनॉमी जो है बूस्टअप हो जाएगी। फिर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक जब उसकी इकोनॉमी अच्छे टाइम तक रहेगी तो मैच्योरिटी में जो है ड्राइव हो जाएगी, और उसके बाद जो है हाई मास कंजम्पशन। वो बताते हैं कि यूएस की इकोनॉमी अभी हाई मास कंजम्पशन की है और धीरे धीरे बाकी सारी इकोनॉमीज भी हाई मास कंजम्पशन की हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिमिलरली अल्जीजर ल्यूइस भी बताते हैं कि आपको कैपिटलिस्ट सेक्टर पे फोकस करना होगा अगर आपको जो है डेवलपमेंट करना है। लेकिन इन सब का बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिक देते हैं, एजी फ्रैंक भी देते हैं, पॉल बेरान भी देते हैं। वो हम समझते हैं क्या क्रिटिक देते हैं। तो पॉल बेरान बेसिकली कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि जो एक इकोनॉमी है उसमें 4 क्लासेस ऐसी है जिनका खुद का सेल्फ नैरो इंटरेस्ट है और दूसरे लोगों को अमीर नहीं होने देगी। उसमें वो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, मनी लेंडर्स की बात करते हैं, मर्चेंट्स की एंड फॉरेन कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो इससे गरीबी जो है बढ़ते जाएगी, और जो है आपको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ते जाएगी। और एक और आइडिया वो बताते हैं कि हमें स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है अगर हम सही में पुअर को बेनिफिट करना चाहते हैं। और फिर पॉल बेरान से इंस्पायर होके एजी फ्रैंक, समीर एमिन, एगिर इमैनुअल अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। एक थ्योरी है एजी फ्रैंक की डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, या पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में भी पढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ पर मैं इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का पाथ फॉलो नहीं कर सकती। द रीज़न बीइंग क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है कोलोनाइजेशन सफ़र कर चुकी है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने जो है कोलोनाइजेशन नहीं सफ़र किया है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये बताते हैं कि अक्सर जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज होती है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज क्या है दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आपको चैप्टर के लास्ट तक के पूरे वन शॉट रिवीजन के लास्ट तक के काम में आने वाली है। जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज मैंने अभी आपको बताई, पॉल रोडान की, और उसके बाद साइमन कुलनेट्स की, रागार नुक्से की, और मैंने आपको डब्ल्यू रॉस्टो की, ये सब मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है। ये सब यूरोसेंट्रिक थ्योरीज है। कहीं ना कहीं जो है ये बताती है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का मॉडल फॉलो करेगी। ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है आपको टर्म भी याद रखना है और ये सारी थ्योरीज भी याद रखना है। ये आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जब मैं पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं ये टर्म यूज़ करूँगी, तब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये बताते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है इसका क्रिटिक एजी फ्रैंक भी देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहीं ना कहीं क्या करती है, बताती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि वहाँ का इंटरनल सिस्टम जो है वो ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है। एजी फ्रैंक बोलते हैं वो कंट्रीज बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल सिस्टम जो है उस वजह से है। कैसे? एक तो कोलोनाइजेशन की वजह से, और एक जो है वो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल देते हैं। मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल मतलब मेट्रोपोलिस मतलब फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज और सैटेलाइट मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसके बीच में वो बताते हैं कि किस तरीके से अनइक्वल रिलेशन ऑफ ट्रेड है। मतलब वो बताते हैं कि मेट्रोपोलिस और सैटेलाइट जो है बेसिकली इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होती है कहीं ना कहीं जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सैटेलाइट को पीछे रखने के लिए। कैसे? वो बताते हैं कि सैटेलाइट जो कंट्रीज है उनसे रॉ मटेरियल और चीप लेबर ले लेती है मेट्रोपोलिस, और उसके बदले में जो है फिनिश्ड गुड्स जो है प्रोवाइड करती है उनके मार्केट में। तो इससे जो है सैटेलाइट जो है कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन नहीं बन पाएगी। और मेट्रोपोल जो है यानी मेट्रोपोलिस जो है वो तो रिच होते जाती है और सैटेलाइट जो है गरीब होते जाती है। तो ये जो है ये ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज का जो है ये एक मॉडल ये जो है प्रपोज करते हैं। इनके बारे में हम और पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। दूसरा मॉडल है समीर एमिन का कोर पेरीफेरी या फिर हम सेंटर पेरीफेरी मॉडल भी इसे कह सकते हैं। ये जो है बताते हैं कि दो तरीके की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, एक ऑटोसेंट्रिक इकोनॉमी और एक पेरीफेरियल इकोनॉमी, ठीक है। इसमें वो बताते हैं कि ऑटोसेंट्रिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहीं ना कहीं दूसरी रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जो है दूसरी कंट्री से एक्सट्रैक्ट करती हैं। इसको आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो या तो आप सर्कुलर डायग्राम ले लीजिए या फिर पिरामिड डायग्राम ले लीजिए। वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो कोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो आप बीच का जो मॉडल ले सकते हैं इसको कोर ले लीजिए, ठीक है। तो ये कोर कंट्रीज जो है एक्सप्लॉयटेशन करती है सेमी पेरीफेरी कंट्रीज का और पेरीफेरी कंट्रीज का, ठीक है। और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज जो है बेसिकली, यहाँ मैं आपको दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। तो जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज है, ठीक है, ये जो है एक्सप्लॉयटेशन करती भी है और इनका एक्सप्लॉयटेशन होता भी है। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है जो पुअर कंट्रीज है जो बिल्कुल बाहर रहती है पेरीफेरियल कंट्रीज, वो जो है उनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का मॉडल जो है वो प्रपोज करते हैं। तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो चुका होगा। कोर
सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी कंट्रीज का मॉडल वो सजेस्ट करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के बाद, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। डॉस सैंटोस जो है वो भी एक स्कॉलर है, वो बताते हैं कि 3 तरीके की डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है वो डिपेंडेंट रहेगा हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे। वो बताते हैं कॉलोनियल डिपेंडेंसी, एक तो बहुत टाइम तक कॉलोनियल रूल रहा है। फिर वो बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास देखिए आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी हमें जो है बहुत सारी डिपेंड होना पड़ता है, बाहर जाकर उनके से जो है हमें बोलना पड़ता है कि हमें फ़ंड दीजिए, ठीक है। अगर फंड भी रहता है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहती। तो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी एंड कॉलोनियल डिपेंडेंसी, ये 3 तरीके की डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस की। तो अंडर डेवलप्ड नेशंस का जो है कहीं ना कहीं उनसे चीप लेबर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इससे जो है जो पावरफुल कंट्रीज है वो और ज़्यादा पावरफुल होते जाती है और गरीब कंट्रीज गरीब होते जाती है। सिमिलर मॉडल आर्गेरी एमैनुअल एंड जेफरे के भी देते हैं, ठीक है। वैसे ही जो है FH कार्डोसो बताते हैं डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी का मॉडल देते हैं। तो ये सब मतलब क्या हो रहा है, ये सब क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में मैंने आपको समझाया, उनके क्रिटिक दिए, मैंने आपको मॉडर्न अप्रोचेस समझाई। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मॉडर्न अप्रोचेस का जो इमर्जेंस होता है वो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली ये जब नए नए पर्सपेक्टिव निकल कर आते हैं थर्ड वर्ल्ड से, तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, मॉडर्न अप्रोचेस का फॉर्मेशन करने के लिए। और ये भी जो है अपने आप में मॉडर्न अप्रोच जो है फॉर्म होती है। जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर हम सारी अप्रोचेस पढ़ते हैं ये वाली। FH कार्डोसो जो है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी का मॉडल देते हैं। वो कहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो पेरिफेरियल कंट्रीज है उनको हम एक तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री अलग अलग है, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका जो है और लैटिन अमेरिका, दोनों का आप कह सकते हैं अंडर डेवलप, बट दोनों की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए जो है बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स को भी इसमें कंसिडर करना है। यहाँ तक कि आई होप चीज़ें आपको क्लियर है। हमने जो है सारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ ली है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोचेस का इमर्जेंस कैसे हुआ उसके फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। अब हम एक एक करके जो है आपकी जो अप्रोचेस है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ एक बार। तो ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, इसमें हम जो है पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें जो है स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली नहीं दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से नहीं दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, यहाँ पर भी डिस्कस्ड है, ये वाले चैप्टर में भी डिस्कस्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी डिस्कस्ड है। तो हम जो है इसको कंबाइनली कवर करेंगे। अभी मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो पढ़ाई थी, अब जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे तब हम ये तीनों इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो कवर कर लेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमने पढ़ ली है और ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी हमने पढ़ ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच के बारे में, फिर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कवर करेंगे। सिस्टम अप्रोच जो है बेसिकली इसका नाम जो है मतलब आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, सिस्टम अप्रोच। देखिए सिस्टम अप्रोच बेसिकली ये जो है ओरिजिनली पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच नहीं है, इसको बायोलॉजी से डिराइव किया गया है और इसका क्रेडिट जाता है जर्मन बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बर्टनलेफ्फे, ठीक है। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जर्मन बायोलॉजिस्ट है एंड इनका जो है इनको क्रेडिट जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम अप्रोच के ओरिजिन का। बाद में जाकर आपको देखने को मिलता है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी दोनों के अंदर जो है ये अप्रोच बहुत ज़्यादा जो है फेमस हो जाती है और आपको देखने को मिलता है कि रॉबर्ट के मॉर्टन, अभी मैं आपको बताऊंगी टैलकट पार्सन, बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें इमर्ज होकर आते हैं। ये बेसिकली अप्रोच है क्या, ये अप्रोच एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि नेचुरल साइंसेज से बहुत हद तक डिराइव्ड है। इसमें डिफरेंट साइंसेस को कंबाइन किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इंटर कंपार्टमेंट जो है स्टडी की जाती है। इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का कंपार्टमेंट खत्म हो गया, हिस्ट्री का कंपार्टमेंट अब शुरू हो रहा है। इंटर कंपार्टमेंटल स्टडी की जाती है, ठीक है। इसमें मैक्रो एनालिसिस किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम का और सिस्टम अप्रोच के अंदर ही एक बहुत ही प्यारा फिनोमेना जो है इनपुट आउटपुट अप्रोच का, वो देते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जो है वो स्कॉलर है और वो जो है इनपुट आउटपुट अप्रोच देते हैं और ये 3 फेजेस में देते हैं ऐसा माना जाता है। पहला फेज जो है पॉलिटिकल सिस्टम, वो बुक लॉन्च करते हैं 1953 में, जो फर्स्ट फेज था। सेकंड जो है बेसिकली सेकंड और थर्ड फेज 1965 में आता है जब वो एक और बुक लॉन्च करते हैं, अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस एंड सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। देखिए बुक्स के नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेविड ईस्टन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, ठीक है, और ये जो है बेसिकली सजेस्ट करते हैं कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो होल है, हमें उसे जो है एक साथ पढ़ना है, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, इंटरकनेक्टेड तरीके से हमें पढ़ना है। और पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ वो फीचर्स भी देते हैं और ये फीचर्स भी आपको याद करने होंगे एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। पहला फीचर है यूनिट एंड बाउंड्रीज,
तो बेसिकली बताते हैं कि हर एक सिस्टम का एक यूनिट एंड बाउंड्रीज होता है। देखिए जैसे कि समझ लीजिए सिस्टम है, तो इसकी एक यूनिट है, एक बाउंड्री है, इनपुट एंड आउटपुट। अभी आगे वाला डायग्राम में मैं आपको इनपुट आउटपुट दिखाऊंगी, ठीक है। एक और डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये वाला। तो ये जो है यहाँ से जो आ रहा है ये इनपुट है, ठीक है, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स के फॉर्म में जो है इनपुट है, और बाहर जो जा रहा है लॉस एंड पॉलिसीज के फॉर्म में वो आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में बताते हैं। डिफरेंशिएशन इन द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी होता है, क्योंकि सारे सिस्टम एक साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो ये 4 फीचर्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक के। और ये ईस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट सेंटर में है, उसका जो रिजाइम है, और उसके बाद पॉलिटिकल कम्युनिटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, और ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो डेविड ईस्टन बताते हैं कि पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल लाइफ के। और वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं पता है आपको? आपने सेमेस्टर 1 में होपफुली पढ़ा होगा व्हाट इज पॉलिटिक्स में। ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, इट मीन्स दैट कि किस तरीके से वैल्यूज का एलोकेशन होता है सोसाइटीज में, उसे वो बताते हैं डेविड ईस्टन कि इट इज पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये पॉलिटिक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को वो डिफाइन करते हैं कि जिसमें पॉलिटिक्स जो है एग्जिस्ट करती है, जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम जो है चलता है सोसाइटी के सिस्टम पे। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके का, मतलब जो ये इंटायर सिस्टम है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेविड एप्टर डिफाइन करते हैं। वो बताते हैं कि एक सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सी भाषा है, एक सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होने वाले हैं। दूसरी चीज़, सिस्टम जो है इनपुट लेते हैं इन फॉर्म ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट एंड गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ लॉ एंड पॉलिसी। सिंपल है ये भी, डिमांड एंड सपोर्ट के फॉर्म में इनपुट्स जाएगा और लॉस एंड पॉलिसीज के फॉर्म में आउटपुट बाहर आएगा, ठीक है। लोग जो डिमांड करेंगे वही पॉलिसी आप बनाओगे ना। और थर्ड पॉइंट जो है, सिस्टम जो है फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप इंटर एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बेसिकली हर एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपस में जो है बेसिकली एक एनवायरनमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम लोग अगर कोई चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं तो वो चीज़ जो है पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंच जाती है बात, और फिर उस फॉर्म में जो है वो क्या करती है, लॉस एंड पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस करती है। तो ये जो है एक तरीके से सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक तरीके का कम्युनिकेशन जो है इसमें टेक प्लेस होता है, और इसे ही हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से जो आपको देखने को मिलता है कि सिस्टम जो है प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। तो वो बताते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये हमने जो है सिस्टम डेविड एप्टर के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, डेविड एप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने, कि एलिमेंट विद इन अ सिस्टम आर नॉट मेयर अ रैंडम एग्रीगेशन, मतलब ये नहीं है कि सब एलिमेंट्स जो एक दूसरे से ऐसी मतलब रखे हुए हैं, दे आर हैविंग अ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस जो है आपको देखने को मिलता है इन द एलिमेंट्स विच आर एक्सिस्टिंग इन अ सिस्टम अप्रोच, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। और डेविड ईस्टन ये भी बताते हैं, कि पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी, अगर एनवायरमेंटल साइंस आप पढ़ रहे होंगे तो वैसे एनवायरमेंटल साइंस से मुझे याद आया, एनवायरमेंटल साइंस के भी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको वहाँ पर इंटायर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इन्वायरमेंटल साइंस क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो लास्ट टाइम पे मेरे वीडियोस जो है आप देख के जो है इसे कवर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इंटायर प्लेलिस्ट जो है वो अपलोडेड है। अब आप इस मूव अहेड करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो बात करते हैं कि डेविड ईस्टन ये बताते हैं कि जैसे इकोलॉजी होता है ना, आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा, तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो अपने आप बैलेंस हो जाती है, उसको बैलेंस करने आपको नहीं जाना पड़ता, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो सिस्टम होता है, अभी आप देखेंगे तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम भी सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, और उसके बाद एक रिस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब अब अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको करेक्ट करके रीएडजस्ट करने की प्रोसेस इसके पास होती है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब वो चेंज कैसे होगा? तो जब बेसिकली लॉज एंड पॉलिसीज जब बाहर आएगी, और इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जब ये लोगों का फीडबैक जब पहुंचेगा पॉलिटिकल सिस्टम में, तब जाकर जो है बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। लेकिन वो बताते हैं कि इसमें भी 2 तरीके के स्ट्रेस एग्जिस्ट करते हैं, 2 तरीके के स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस कौन सी बात हो गई, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं। एक चैलेंज होता है डिमांड स्ट्रेस का,
मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि डिमांड स्ट्रेस तब एग्जिस्ट करता है जब सिस्टम जो है प्रॉपरली डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, तब डिमांड स्ट्रेस जो है आपको देखने को मिलता है, एग्जिस्ट करेगा। दूसरा सपोर्ट स्ट्रेस होता है, मतलब जब लोग जो है मेंबर्स को सपोर्ट नहीं करते, उससे जो है हाथ विड्रू कर लेते। कभी कभी आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है गिर भी जाती है, तो इस वजह से जो है सपोर्ट स्ट्रेस जब एग्जिस्ट करता है जब मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको सपोर्ट नहीं करते। आई होप आपको जो है ये समझ में आ चुकी होगी। अप्रोच बहुत ही ईजी से अप्रोच थी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अब इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये यूरोसेंट्रिक है, पेरोकियल है, और इसमें कोई हिस्टोरिकल और नॉर्मेटिव फैक्टर्स जो है इंक्लूडेड नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज जो किया जा रहा है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे किया जा रहा है। इसका जो है क्रिटिसिज्म है ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखे नहीं दिखे। और इसमें क्लोज एंड ओपन सिस्टम के बारे में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखता है। ठीक है, क्लोज एंड ओपन सिस्टम मतलब देखिए डिफरेंट तरीके की इकोनॉमीज एक्सिस्ट करती है। ठीक है, डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स एक्सिस्ट करते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर क्लोज एंड ओपन सिस्टम के बीच में कोई डिफरेंस जो है वो बताया नहीं गया है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जो है इसके क्रिटिसिज्म क्लियर हो चुके होंगे और इसी के साथ आपको सिस्टम अप्रोच जो है समझ में आ चुकी होगी। हमारी नेक्स्ट अप्रोच होने वाली है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है स्ट्रक्चर और एक है फंक्शन। बेसिकली ये जो है पढ़ती है कि किस तरीके से एक फंक्शन जो है, मतलब एक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, उसके बेसिस पे इसको कंपेयर करती है। सिंपल सी भाषा में बताओ तो जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे कि इंडिया का पीएम है और जो यूएस के पीएम है, दोनों के आप फंक्शन को कंपेयर करेंगे, तो बेसिकली ये आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो जाएगी आपकी। ठीक है, फंक्शन को कंपेयर करना है ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिकॉज पीएम जो होता है एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो कंपेयरिंग फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो है डिराइव्ड है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी, और इसमें डिफरेंट जो है स्कॉलर्स रह चुके हैं और सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में जो है रॉबर्ट के मार्टन, मैंने इनकी बात कर रही थी, टैलकट पार्सन एंड रेडक्लिफ ब्राउन, इनकी अपनी अपनी जो है अप्रोचेस है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलता है मेलिनोस्की की भी अपनी अप्रोच है। पॉलिटिकल साइंस में डेविड ईस्टन, मिटशेल और विलियम, ये जो है इनकी जो है अप्रोच बहुत फेमस है। और जैब्रियल आलमैंड की भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है अप्रोच आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली जैब्रियल आलमैंड के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैब्रियल आलमैंड जो है 1956 के अंदर एक आर्टिकल लिखते हैं और 1958 और 1959 के अंदर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और वहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे फोकस करते हैं। तो उनके लिए स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सब पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। एक कोई भी बेसिक सी डेफिनेशन हम ले सकते हैं। एक डेफिनेशन हमने ले ली कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल है। ठीक है, अरेंजमेंट विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट परफॉर्म अ फंक्शन और सर्टेन फंक्शन, मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऐसा अरेंजमेंट जो एक फंक्शन या कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीएम इज अ स्ट्रक्चर, मतलब प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एक अरेंजमेंट बनाया गया है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे कि सिस्टम अप्रोच हमने पढ़ी थी। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में क्या बताया जा रहा था कि एक साइबरनेटिक मशीन है। साइबरनेटिक मशीन है मतलब यहाँ पर इनपुट जाएगा, जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट आपने पढ़ा होगा, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये उस तरीके से उसने उसको बताया है। लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है एक ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी देता है। व्हाट इज ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी, मतलब सारी चीज़ें जो है बेसिकली कनेक्टेड हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हैं और इसके अंदर जो है स्कॉलर्स के नाम तो मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, टैलकट पार्सन, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की और जैब्रियल आलमैंड एंड सिडनी वर्बा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस पे वर्क आपको देखने को मिलता है। तो जैब्रियल आलमैंड एंड सिडनी वर्बा क्या बताते हैं, वो कुछ मतलब बेसिकली फीचर्स देते हैं। वो बताते हैं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसका एक स्ट्रक्चर है। वैसे ही यूएस के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका एक स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड जो है पॉलिटिकल सिस्टम सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सबका फंक्शन वही होता है, गवर्नेंस करना। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है मल्टी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम हैव कल्चर ऑफ देयर ओन, ठीक है, हर पॉलिटिकल सिस्टम का खुद का एक कल्चर होता है। ठीक है, तो ये जो है चार फीचर्स जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के प्रोवाइड करते हैं जैब्रियल आलमैंड एंड सिडनी वर्बा। आई होप आपको जो है ये चीज़ जो है समझ में आ चुकी होगी। ईजी था ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जस्ट लाइक हमने अभी सिस्टम अप्रोच पढ़ा वैसी ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है।
अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं, तो क्रिटिसिज्म मतलब ये स्टैटिक रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी सोसाइटी में क्या डायनामिक हो रहा है उस चीज़ की कोई बात यहाँ पर हो नहीं रही है। ये जो है नॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा, ये स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। स्टेटस को मेंटेन कर रहा है, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं जैसे कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या चाहते हैं, रिवॉल्यूशन चाहते हैं। और अगर ये सिर्फ स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ते रहेगा तो कहीं ना कहीं जो स्टेटस वो है वो मेंटेन होते रहेगा पॉलिटिकल क्लास का। और ये बुर्जुआ को डिफेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गॉर्डनर इसको बताते हैं, गॉर्डनर एक स्कॉलर है, वो बताते हैं कि फंक्शनलिस्ट किस तरीके के हैं, सोशलॉजिकल कंजर्वेशन कॉप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये उनको टर्म देते हैं। मतलब ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये जो है बेसिकली बनाए गए हैं, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अभी हम जब आपको पॉलिटिकल कल्चर में आपको पढ़ाऊंगी तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप नॉर्म्स, कल्चर, एथिक्स, रिलीजियन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। पेरोकियल है और यूरोसेंट्रिक जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ का जो है कल्चर है। आई होप यहाँ तक कि आपको जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है समझ में आ चुका होगा, से क्रिटिसिज्म भी समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच के बारे में। तो इससे पहले कि हम न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है ये समझे, इससे पहले हम ये समझेंगे कि इसका इमर्जेंस क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच जो है इसका इमर्जेंस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। 1950-60s के अंदर बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ शुरू होता है और इसके साथ जो है ट्रेडिशनल स्टडीज़ को जो है बिहेवियरल स्कॉलर रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ करनी है, साइंटिफिक मेथड्स को जो है यूज़ करना है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि बिहेवियरलिज्म के ग्रोथ की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ग्रोथ होता है। सेकेंडली जो है इमर्जेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इमर्जेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, नई नई कंट्रीज इमर्ज होकर आ रही थी, तो इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने की फिर से इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई थी। और इसी के साथ जो है पहले तो क्या किया गया था कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, लेकिन अब न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है फिर से इम्पोर्टेंस जो है दी जा रही थी। प्रोविजनल फैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिए। डीकोलोनाइजेशन, डिबेट्स विद इन द डिसिप्लिन, तो हो ये रहा था कि स्टेट हमेशा से डिबेटिंग का टॉपिक रहा है और इसलिए जो है आपको देखने को मिलता है कि स्टेट के रिगार्डिंग उस टाइम पे भी बहुत सारे डिबेट निकल रहे थे कि स्टेट को क्या इकोनॉमी में पार्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट, फिर जॉन मैनार्ड किनीज का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पे निकल कर आ रहे थे। अब बात करते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म अपने आप में एक अप्रोच है जो यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुई और ये स्टडी करती है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, रूल्स, नॉर्म, ये सब जो है इंडिविजुअल की चॉइस को कंस्ट्रेन करते हैं। ये बेसिकली इस चीज़ को स्टडी करती है। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है इससे जो है कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंडिविजुअल अपने आप में एटम नहीं है। ये कहती है कि इंडिविजुअल कोई एटम नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल जो है इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। तो ये जो है एक तरीके से पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि बिहेवियरलिस्ट अप्रोच में क्या किया जाता था, सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता था, लेकिन इस अप्रोच में इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है वो चीज़ इसमें स्टडी की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और इसमें फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मेथड्स को स्टडी किया जाता था। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मार्च एंड ऑल्सन। ये जो है बिहेवियरलिज्म पे बिलीव करते थे और ये कहते थे कि बिहेवियरलिज्म को हम कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियनिज्म के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो होता है ना वो सेल्फ, मतलब आप कह सकते हैं यूटिलाइज़र होता है, ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज़र होता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब बात करते हैं मूविंग अहेड। 1960s एंड 70s में जेम्स मार्च एंड जोहन ऑल्सन जो इसकी स्टडी को शुरू कर देते हैं और इससे इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, एक तो बिहेवियरलिज्म से लेते हैं और एक रैशनल चॉइस अप्रोच से लेते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है पीटर हॉल एंड रोजमेरी टेलर जो है वो बताती है कि 3 तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें ये समझना है, एक डायग्राम छोटा सा मैंने आपको दिया है यहाँ पर, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिहेवियरलिज्म और ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बनाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर एग्जामिनेशन। अब बेसिकली इसके अंदर 3 अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैंड्स निकल कर आते हैं, एक है रैशनल चॉइस, एक है हिस्टोरिकल, एक है सोशियोलॉजिकल। ठीक है,
तो तीनों स्ट्रैंड्स आई होप आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी इमेज, इसलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो डाउनलोड मत करना। अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हैं तो आप उसको डिलीट करके वापस जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाए। अब बात करते हैं कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, मतलब तीनों बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म का ओरिजिन इकोनॉमिक्स से होता है और ये न्यू इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन से जो है इंस्पिरेशन लेता है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का ओरिजिन जो है वो पॉलिटिकल साइंस से है, ठीक है, और ये जो है बिहेवियरलिज्म को रिजेक्ट कर देता है और रैशनल चॉइस अप्रोचेस को भी रिजेक्ट कर देता है। ये हिस्ट्री को कंसिडर करने की बात करता है इन इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो है ग्रोथ जो है वो सोशियोलॉजी से होता है। इसमें वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन में, और वो मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं, ठीक है, अभी हमें ये समझना है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म ये कहता है कि एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में रैशनल है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, स्ट्रेटेजिक है और पर्सन मोटिवेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। और इसके बिल्कुल अलग है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल के जो एक्शंस होते हैं ना ही स्ट्रेटेजिक है ना ही कैलकुलेटिव है। ये इंडिविजुअल जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन उसको रोल डिफाइन करेगा। मतलब वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि समझ लीजिए एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर इंडिविजुअल नहीं है, टीचर टीचर की ड्यूटी निभा रहा है, रोल निभा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन ही जो है इंडिविजुअल को रोल देते हैं। और ये कॉग्निटिव बिहेवियर पे भी जो है एम्फसाइज करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब इंस्टीट्यूशन ही जो है इंडिविजुअल का बिहेवियर को शेप करता है। ये सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है इस पे एम्फसाइज करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है बेसिकली फ्रेम ऑफ मीनिंग प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को कि किस तरीके से इंडिविजुअल को काम करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे चुकी थी कि आप एक इंडिविजुअल है, लेकिन आप जैसे घर पे रहते हैं वैसे आप कॉलेज में नहीं रहते, जैसे आप कॉलेज में रहते हैं वैसे आप स्कूल में नहीं रहते होंगे। और इससे जो है आपको देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशन ही आपको जो है फ्रेम ऑफ मीनिंग प्रोवाइड करता है। सिमिलरली रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की जाए तो जब रैशनल इंडिविजुअल, ये कहते हैं कि रैशनल इंडिविजुअल जब साथ में आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वो लोग रिड्यूस कर सकते हैं और अनसर्टेनिटीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं। ये चीज़ वो एम्फसाइज करते हैं। अब ये दोनों के कंट्रास्ट के चक्कर में हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो रह गया हमारा। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये बेसिकली कहते हैं कि हमें कोई भी इंस्टीट्यूशन को हिस्टोरिकल लेंसेज से जो है एनालाइज करना है। और इसका इमर्जेंस दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को जाता है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और एक ग्रुप थ्योरीज, दोनों को जो है इसका इमर्जेंस जो है वो जाता है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। और हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर अपने आप में दो अप्रोचेस हैं, एक है कैलकुलस अप्रोच और एक है कल्चरल अप्रोच। अब कैलकुलस अप्रोच थोड़ा सा मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके तरफ टिल्टेड है, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। और कल्चरल अप्रोच जो है वो सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की तरफ टिल्टेड है। कैसे? तो कैलकुलस अप्रोच कहती है कि इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक है, कैलकुलेटिव है, इंस्ट्रूमेंटल है, रैशनल है, ठीक है। लेकिन कल्चरल अप्रोच कहती है कि बेसिकली ये अपने डिसीजन किस बेसिस पे लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों के पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इसलिए इसका पॉइंट है क्योंकि ये जो है हिस्टोरिकली इस चीज़ को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। मेथड ऑफ एनालिसिस ये रहेगी, हिस्टोरिकल रहेगी, इसलिए ये हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का पार्ट है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एक्टर्स को मैक्सिमाइजर देखते हैं ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। और यहाँ पर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से एनालाइज करते हैं। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, रोजमेरी टेलर, पीटर हॉल, सुजैन बर्गर एंड थेडा स्कॉपकॉल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म की, तो एडम स्मिथ जो कि वेल्थ ऑफ नेशन लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। और डॉगलस सी नॉर्थ जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। बेसिकली रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म कॉस्ट एंड बेनिफिट पे फोकस करती है, इकोनॉमिक्स से डिराइव्ड है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म पॉलिटिकल साइंस से डिराइव्ड है, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस पे बिलीव करती है। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है सोशियोलॉजी पे जो है कहीं ना कहीं एम्फसाइज करती है, कल्चर, एथिक्स, नॉर्म्स के ऊपर जो है ये एम्फसाइज करती है। और सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खाइम एंड फिलिप्स। तो आई होप आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और इंस्टीट्यूशनलिज्म के न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। जैसे कि बिहेवियरलिस्ट सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर पे फोकस करती थी, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडिविजुअल्स का क्या बिहेवियर है उस पर फोकस करती है।
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ने लग गई न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की, समझाते हैं। तो बेसिकली जो है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट होने लग गया था बिकॉज दूसरे डिसिप्लिन जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी भी इसमें जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। सेकेंडली आपको देखने को मिलता है कि ये जो ऐसा टाइम पीरियड था जब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आने लग गया था, और वेलफेयर स्टेट के चलते स्टेट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। अब स्टेट अपने आप में क्या है, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इंस्टीट्यूशनलिज्म का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। और इस टाइम पे डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट तरीके की न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म भी आ रहा था। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है मॉडर्न लिबरलिज्म तो उस टाइम पे एस्टेब्लिश हो ही चुका था, मार्क्सियन क्रिटिक भी आ रहा था। तो स्कॉलर समझने की कोशिश कर रहे थे, और इस टाइम पे आपको पता भी होगा ये कोल्ड वार एरा चल रहा था, तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रही थी, इकोनॉमिकल सिस्टम को फॉलो कर रही थी। तो ये जो है स्कॉलर्स इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो है स्टडी करना चाहते थे डिफरेंट तरीके के इंस्टीट्यूशंस को। सिमिलरली जो है बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है बढ़ने लग गई थी, और आपको देखने को मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल और ब्यूरोक्रेसी का रोल इस टाइम पे बढ़ जाता है। इसके फाउंडर्स माने जाते हैं जेम्स मार्च एंड जोहान ऑल्सन। इनकी 3 इंपॉर्टेंट वर्क है जो यहाँ पर मेंशन है। पहला वर्क है द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ, दैट इज 1984 में पब्लिश हुआ था। रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1989 में पब्लिश हुआ था। एंड देन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन 1995। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको इसको याद करने हैं। इंस्टीट्यूशनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बीच में हम डिफरेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो फोकस था ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे था, और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो फोकस है ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे है। सेकेंडली ये हार्ड इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करता है, और ये सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है। ठीक है, अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट क्या होता है? हार्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि लॉ हो गया, लीगल फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट, ठीक है। और सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन जैसे कि कल्चर, कास्ट सिस्टम, या फिर नॉर्म्स, वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनिज्म जो है पावर रिलेशंस पे फोकस करता है, ठीक है। और ये जो है मल्टीपल लेवल ऑफ एनालिसिस करता है, मतलब इसमें सिर्फ पावर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैक्रो लेवल एनालिसिस है, इसका माइक्रो लेवल एनालिसिस है, मतलब बिल्कुल हर चीज़ को बारीकी से देखता है। ये एक इंडक्टिव थ्योरी है, ये एक डिडक्टिव थ्योरी है, ठीक है। मतलब कंक्लूजन पहले ड्रॉ कर लिए जाते हैं और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। इसका फोकस पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पे होता है। इसका फोकस ट्रेड यूनियन, प्रेशर ग्रुप्स पे भी होता है। ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये बहुत स्टैटिक था, ये डायनामिक है। और ये जो था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म ये ह्यूमन साइंस पे बेस्ड था, जैसे कि लॉ, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। और ये जो है थ्योरी ऑफ गेम्स पे बेस्ड था। ये जो है बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को समझने के लिए हेल्पफुल है। आपको देखने को मिलता है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। और ये जो पुराना इंस्टीट्यूशनलिज्म था ये कहीं ना इसको ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करता था। ये फॉर्मल, लीगल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल था। और ये एनालिटिकल, एक्सप्लेनेटरी और एम्पिरिकल था। आई होप यहाँ तक कि आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। आई होप ये इंटायर इंस्टीट्यूशनलिज्म क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाकर फिर से जो है वीडियो देखिए, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनलिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही है। और मैंने जो है आपको जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताए थे वीडियो, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने अभी रिसेंटली जो है अपलोड किए हैं, आई होप वो आपने देख लिए हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। एक आंसर राइटिंग वीडियो है, ठीक है, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं आपके एग्जामिनेशन में टू स्कोर मोर मार्क्स। एंड दूसरा जो है आपको देखने को मिलता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है डिटेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम समझ चुके हैं बहुत सारी अप्रोचेस, सिस्टम अप्रोच समझ लिए हमने, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हमने समझ लिया है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की। ये बेसिकली सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करती है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, और इसका इमर्जेंस भी बिहेवियरल साइंस और सोशोलॉजिकल मेथड से होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। जैब्रियल आल्बर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, 1956 में पब्लिश होता है। ये इसके कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो कहते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सर्वे भी कंडक्ट किया था, मैं आके बताऊंगी आपको। हर पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरीके का ओरिएंटेशन होता है, मतलब लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है टू पॉपुलर एक्शन, इसे वो पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। अब बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर मतलब है क्या? पॉलिटिकल कल्चर मतलब लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है,
पॉलिटिक्स के मतलब लोगों मतलब जो लोग रूल कर रहे हैं उसके ऊपर, ये जो है पॉलिटिकल कल्चर है। बहुत सारे स्कॉलर्स पे काम कर चुके हैं, रॉयसी मैक्रेडेस, एडमंड बुर्के, रोनाल्ड इंगलहार्ट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो जिसने किया है वो है गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा, क्योंकि इन्होंने एक क्रॉस नेशनल सर्वे कंडक्ट किया था और इन्होंने जो है 5 नेशंस मतलब 5 नेशंस को कंसिडर किया था, एक सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। 1963 में उन्होंने ये वर्क पब्लिश किया। और 5 नेशंस कौन से थे? ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, मैक्सिको एंड वेस्ट जर्मनी। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल डेमोक्रेसी कौन सी होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन इन्होंने बताए, एक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूशनल। कॉग्निटिव मतलब आपके पास किस तरीके का नॉलेज सिस्टम है, ठीक है, टूवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। अफेक्टिव मतलब आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग क्या है उसकी तरफ। और इवैल्यूएशनल मतलब आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया, आपका उसकी तरफ जजमेंट क्या है। पॉलिटिकल कल्चर भी 3 तरीके के होते हैं, बताते हैं। पैरोकियल, जिसमें लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही पता होता है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और उनके पास ज़ीरो नॉलेज होती है। इसमें जो है वो कहते हैं अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटीज़। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें लोगों को जो है बेसिकली नॉलेज तो होती है, जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि हम लोग के पास बहुत नॉलेज होती है कि हाँ ये गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, लेकिन हम लोग कभी एक्टिव एजेंट नहीं बनते। मोस्टली और मोस्ट ऑफ अस जो है वो हम एक्टिव एजेंट नहीं बनते या नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हो जाता है, ये देखता है अपने आप को कि हम पे जो है क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अथॉरिटेरियन रिजाइन जो है बेसिकली इस तरीके का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अथॉरिटेरियन रिजाइन मतलब जहाँ पर लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, वो जो है इस तरीके के सिस्टम को दर्शाता है। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ पर लोगों को पता भी होता है कि वो अवेयर भी होते हैं और एक्टिव एजेंट्स भी होते हैं पॉलिटिक्स में, वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं, लेकिन वैसे अभी आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है, तो ये इसका एग्जांपल भी देना जो है सही नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा, वो बताते हैं कि जहाँ पर ये तीनों पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करेंगे, ये स्टेबल डेमोक्रेसी को जन्म देंगे। ये तीनों पॉलिटिकल कल्चर आपस में मिलकर सिविक कल्चर को जो है जन्म देंगे और इससे स्टेबल डेमोक्रेसी बन जाएगी। इसमें वो बताते हैं कि मेजॉरिटी लोग क्या रहेंगे, पार्टिसिपेंट रहेंगे, लेकिन कुछ लोग रहेंगे जो सब्जेक्ट और पैरोकियल कल्चर से बिलोंग करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। इनका भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को हमें मिलता है और कुछ दूसरे लोग जो है, दूसरे स्कॉलर्स भी जो है पॉलिटिकल अप्रोच पे काम करते हैं, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रोनाल्ड इंगलहार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोस्ट मटेरियलिज्म आगे पढ़ेंगे हम। उसमें बताते हैं, उन्होंने अपनी बुक में बताया था रेनेसां ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, 1988 में उन्होंने लिखा था। तो वो पॉलिटिकल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा जॉन एल ब्रूक का एक बुक आती है, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑन वॉर्सेस्टर बाउंटी, मैसाचुसेट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल कल्चर के लिए। नाउ टॉकिंग अहेड, डैनियल वॉकर की भी एक बुक आती है, एवेंजेलिकल मूवमेंट पॉलिटिकल कल्चर इन द नॉर्थ ड्यूरिंग सेकंड पार्टी सिस्टम। तो देखिए बुक्स के नाम बहुत है, आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। रॉबर्ट पुटनैम का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली। तो रॉबर्ट पुटनैम का जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी होगी, तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको लुईस अल्थूजर का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो लुईस अल्थूजर का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, ये नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर होते हैं और ये बताते हैं आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो होती है एक सोसाइटी में अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चरल सिस्टम को प्रोपोगेट करती है। और वो बताते हैं कि स्टेट के दो जो है बेसिकली क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। एक रिप्रेसिव सिस्टम होता है जो मतलब आप कह सकते हैं कि कोर्सिव मेथड्स यूज़ करता है, जैसे आर्म लॉ वगैरह। और आइडियोलॉजिकल सिस्टम जैसे फैमिली, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन के थ्रू उनके आइडियोलॉजी को जो है प्रमोट किया जाता है। तो पॉलिटिकल कल्चर की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कल्चर वो बताते हैं वैल्यू सिस्टम है डोमिनेंट क्लास का, वैल्यू सिस्टम है डोमिनेंट क्लास का जो फेवर करता है उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो इसलिए जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल कल्चर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और अपना आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी रख रहे हैं। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट जो है डेनिस कैवेनाग का है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन द क्रिटिसिज्म पार्ट, जिसमें जो है सब कल्चर का कॉन्सेप्ट देते हैं डेनिस कैवेनाग। वो बताते हैं अपनी बुक 1972 में जो बुक आती है उनकी पॉलिटिकल कल्चर, 4 तरीके के डिस्टिंक्ट बेसिस होते हैं ऑफ सब कल्चर। एक होता है एलिट वर्सेस मास कल्चर, ठीक है। एक होता है कल्चरल डिवीजन विद इन एलिट्स, एक जनरेशनल सब कल्चर और एक जो है सोशल स्ट्रक्चर। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिट का कल्चर मास से अलग रहेगा,
एक एलिट के अंदर भी डिफरेंट कल्चर के लोग रहेंगे, उनका कल्चर अलग रहेगा, जनरेशनल सब कल्चर अलग रहेगा, आपके पेरेंट्स का जो मतलब जनरेशन में जो कल्चर होगा आपसे अलग होगा। सोशल स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंस की वजह से भी चेंज आ जाएगा, किसमें, सब कल्चर में। तो बेसिकली सब कल्चर है क्या? देखिए सब कल्चर कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है कि डिफरेंट तरीके के पॉलिटिकल कल्चर जब एक ही कंट्री में एक्सिस्ट करते हैं तो हम उसे सब कल्चर कहते हैं। इसमें मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, बिलीफ, आइडिया, ओरिएंटेशन, ओपिनियन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो है रखते हैं टूवर्ड्स पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक ही है, कंट्री एक ही है, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग डिफरेंट व्यू रखेंगे टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर लीडर या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट। तो इसे हम सब कल्चर कहते हैं। यही डेनिस कवरनक बताते हैं, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। पॉलिटिकल कल्चर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पाई ये बताते हैं कि ओवरऑल पैटर्न इन सोसाइटी ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यू टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। डैनियल एल्जर बताते हैं कि देर आर 3 डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, यहाँ पर डी रिप्रेजेंट डायमेंशन। तो पहला डायमेंशन इंडिविजुअलिस्टिक है, मॉरलिस्टिक है एंड ट्रेडिशनलिस्टिक है। मतलब 3 जो है डायमेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिमिलरली सैमुअल हंटिंगटन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो जो है स्टडी करते हैं और एक बुक लिखते हैं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ पर वो ग्लोबल स्केल एनालिसिस करते हैं अलग अलग सिस्टम के बारे में, जैसे इस्लामिक, हिंदू, चाइनीज़, वेस्टर्न, जापानीज़, लैटिन अमेरिकन, ये स्लेविक, ऑर्थोडॉक्स एंड अफ्रीकन, सबका जो है स्टडी करते हैं और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक लिखते हैं। फिर बात करते हैं पोस्ट मटेरियलिज्म के बारे में। तो पोस्ट मटेरियलिज्म जो है एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया था कि रोनाल्ड इंगलहार्ट द्वारा दिया गया है। ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। अब देखिए अमेरिकन है तो इनका थोड़ा सा बायसनेस अमेरिका की तरफ आपको देखने को मिलेगा इनकी थ्योरी में। ये अपनी बुक लिखते हैं द साइलेंट रिवॉल्यूशन, और उसमें बताते हैं कि किस तरीके से अब जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि चीज़ें चेंज हो रही है, लोग पोस्ट मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब लोग एक तरीके से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं तो वो पोस्ट मटेरियलिस्टिक नीड्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जिसमें वो इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते बल्कि सोसाइटी की वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें वो एक और कॉन्सेप्ट देते हैं कि इंटरजनरेशनल रिप्लेसमेंट। मतलब वो बताते हैं कि जैसे कि अगर समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट रहे हो, ठीक है, और उसकी वजह से जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हम बचपन से लेकर जो है मटेरियल एफ्लुएंट बैकग्राउंड से रहे हो, तो उनके लिए जो है अब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, अब उनके लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसी को वो इंटरजनरेशनल रिप्लेसमेंट कहते हैं। कि जो नई जनरेशन आ रही है वो ऐसा मतलब बेसिकली स्टडी करते हैं अमेरिका के अंदर, और वो कहते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उनको ज्वाइन करने के लिए वो चाहती है। जैसे कि आप देखेंगे, आप फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है, नए नए तरीके के मूवमेंट्स जो है यूथ ही लॉन्च करता है, ठीक है, तो यूथ आर द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। तो बेसिकली नए नए जनरेशन जो है नए नए चेंजेस को वेलकम करती है। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा। और इस चीज़ को समझाने के लिए वो 2 मॉडल देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनके मॉडल। एक होता है स्कार्सिटी हाइपोथेसिस और एक होता है सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस। तो ये 2 हाइपोथेसिस है, इसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में गोल्स होते हैं उसके बहुत सारे फुलफिल करने के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट गोल होता है ना, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। तो स्कैरसिटी हाइपोथेसिस मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वो बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल करेगा, बाद में जो है वो जो है पोस्ट मटेरियलिस्टिक नीड्स की तरफ मूव ऑन करेगा। ये आपको इस तरीके से पैरामिड देखने को मिल रहा होगा। सोशलाइजेशन हाइपोथेसिस यही कहता है कि ऐसा इमीडिएटली नहीं हो जाएगा कि आज रात आपके पास बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो गई और कल से आप पोस्ट मटेरियलिस्टिक नीड्स की जो है बारे में शुरुआत कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक लोग लॉन्ग टाइम तक के एफ्लुएंट पीरियड में नहीं रह लेंगे, जब तक वो पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यू की तरफ मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है बेसिकली ये जो बताने की कोशिश करते हैं, और इस ये जो है इंस्पायर्ड भी होते हैं बहुत हद तक के बाय अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनके थ्रू ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब इनका जो है मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो ये इनका पर्सपेक्टिव सही भी था, क्योंकि पहले मटेरियलिस्ट वर्सेस पोस्ट मटेरियलिस्टिक का अगर रेशियो हम देखें 1970s में तो 4:1 था। 2000 आते आते इट इज़ 1:1, मतलब पोस्ट मटेरियलिज्म बढ़ते जा रहा है। लोग अब ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, वो है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट।
एंटोनियो ग्राम्स्की एक इटालियन स्कॉलर होते हैं, इटालियन मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल है और बाद में वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। उन्होंने जो है फैसिस्ट लीडर वहाँ पर जो है बेनितो मुसोलिनी का जो है कहीं न कहीं क्रिटिसिज्म दिया था, उसके उसके चलते उनको जो है इम्प्रिज़न होना पड़ा। 1926 में वो इम्प्रिज़न होते हैं और 1937 तक के वो वहीं रहते हैं। वो बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुए थे और उनको बहुत सारी फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ भी जो है मतलब फ़ेस करनी पड़ी। उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिन ज्वाइन किया और वहाँ पर फिर उसके बाद जाकर उन्होंने स्टडी की। सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने 1913 में ज्वाइन की और बाद में जाकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। अब देखिए ये जो पर्सन है बड़े इंस्पायरिंग, बड़े रिवॉल्यूशनरी आप कह सकते हैं। इन्होंने प्रिजन में रहकर जो है नोटबुक्स लिखी है और उनकी प्रिजन नोटबुक्स जो है पब्लिश होती है। इसमें बताते हैं कि एलीट क्लास जो है कहीं न कहीं कल्चरल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से यूज़ करता है और कॉमन लोगों को लगता है कि ये तो क्या है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? तो हो सकता है जो कॉमन सेंस आपको लग रहा हो ये कॉमन सेंस ना हो। ये कहीं न कहीं एक हेजेमनिक कल्चर है जिसको वो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको वो कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मतलब आप देखेंगे जो डोमिनेंट क्लास होता है ना, कहीं भी कोई भी डोमिनेंट क्लास हो सकता है, वो कुछ वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है और जो बाकी लोगों को कॉमन सेंस की तरह लगती है, लेकिन ये कॉमन सेंस होती नहीं है और इसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। ये जो है इंस्पायर होते हैं बाय बेनेडिक्टो क्रॉस, ठीक है? और ये बताते हैं कि मतलब बेनेडिक्टो क्रॉस से ही जो है इंस्पायर होके ये जो है चीज़ें लिखते हैं। ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर के थोड़े से क्रिटिक मतलब कार्ल मार्क्स से थोड़ा सा क्रिटिक करते हैं। मतलब है तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर बट ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है? और ये जो है कल्चरल फैक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस देना चाहते थे। तो ये जो है थोड़ा-सा रिफाइन करते हैं मार्क्सिस्ट थॉट को। वो कुछ इस तरीके का मॉडल देते हैं, वो कहते हैं कि बेस जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली है और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो क्या है? सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। अब स्टेट क्या है? स्टेट में कोर्सिव मेजर्स यूज़ होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया और सुपर स्ट्रक्चर में सिविल सोसाइटी एक्सिस्ट करती है। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइडियोलॉजिकल अपैरेटस जो है वो यूज़ होने वाला है। तो ये पावर ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेगा और इससे जो है कहीं न कहीं बूर्जुआ क्लास अपना अपना जो है कंसेंट लोगों से मतलब क्या बोलते हैं ना फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा। बूर्जुआ क्लास जो चाहता है, आप वही हरकतें करेंगे। जैसे कि होता है ना कि आप जो है क्या कहते हैं मूवीज़ से या फिर किसी भी चीज़ से इंस्पायर होके यू लुक फॉर ब्रांड्स, ठीक है? आप लोकल कपड़े नहीं पहनना चाहते, यू ट्राई टू लुक फॉर ब्रांड्स, ठीक है? और इससे फ़ायदा किसका होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन का होता है, इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डोमिनेंट क्लास की जो आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है हेजेमनी का। हेजेमनी मतलब बेसिकली हेजेमनी है क्या? हेजेमनी लीडरशिप है लिटरल मीनिंग में अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पर जो है हेजेमनी से ग्राम्स्की बताना चाहता है सॉफ्ट पावर के बारे में। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप लोगों के माइंड पे रूल करोगे, ठीक है? लोगों के माइंड पे आप पावर जो है एक्सरसाइज करोगे सॉफ्ट पावर के थ्रू। और इसमें बताते हैं कि हेजेमनी परपेचुएट करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटेलेक्चुअल्स ऐसे लोग होते हैं जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम कुछ बॉलीवुड स्टार्स होते हैं उनको जो है इंटेलेक्चुअल्स मान लेते हैं एंड देन वी फॉलो देम, ठीक है? तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल्स जो है बेसिकली बताते हैं कि कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के साथ मिले हुए होते हैं, उनके डेप्यूटीज होते हैं और उसी को आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं। इट मीन्स दैट इंटेलेक्चुअल्स को पहली बात तो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक ऑर्गेनिक। तो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स वो और इंटेलेक्चुअल्स थे जो न्यूट्रल थे, जो पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि इंडिया के केस में ब्राह्मण हो गया या फिर बाहर आप देखेंगे रोमन एम्पायर में तो चर्च फादर वगैरह। तो बेसिकली जो अपनी हेजेमनी दिखाया करते थे वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स थे। आज के टाइम पे डोमिनेंट क्लास जो इमर्ज होगा ये कैपिटलिज्म के बाद, ये अलग है। ये जो है बेसिकली क्या है, ये कैपिटलिस्ट क्लास है और ये कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने में जो है मतलब बहुत हद तक के जो है इंटेलेक्चुअल्स का यूज़ करती है। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है समझ में आ चुका होगा। ग्रामस्की के अकॉर्डिंग हर पर्सन जो होता है इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन हर इंसान जो है इंटेलेक्चुअल का रोल परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हर इंसान इंटेलेक्चुअल है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है बट हर इंसान इंटेलेक्चुअल का रोल परफॉर्म नहीं करता। वही काम इंटेलेक्चुअल का माना जाता है जो कि यूनिक हो, ठीक है? और वही बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल का क्या रोल होता है, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, इस तरीके की लाइफस्टाइल, इस तरीके की वैल्यूज आपको दिखाता है जिससे आप जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसको पावर ऑफ अट्रैक्शन को ही वो हेजेमनी कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स, हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं ये सच बताते हैं, ये न्यूट्रल पीपल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये किसी की तरफ बायस होते हैं और ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामस्की, यही बताने की कोशिश करते हैं
कि ये जो है बायस है। और एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये देते हैं कि वर्किंग क्लास को अगर रिवॉल्ट करना है, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, तो ये कहते हैं अगर वर्किंग क्लास को रिवॉल्ट करना है तो आप इंटेलेक्चुअल्स की हेल्प लीजिए, बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स के बिना ये रिवॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और वो कहते हैं कि हेजेमनी जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सोशोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। मतलब ये आपके दिमाग पे तो काम कर रही है, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग पे काम नहीं कर रही, मास मीडिया का यूज़ करके ये लोगों के, हर इंसान के दिमाग पे जो है प्रोपोगेट की जा रही है। अक्सर जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एजेंडा को जो है प्रोपोगेंडा बनाकर फिल्म्स के थ्रू या फिर मास मीडिया के थ्रू जो है प्रोपोगेट किया जाता है, और आपके दिमाग पे वो चीज़ जो है एक्ट करती है। तो उसी चीज़ को जो है आज के टाइम पे जो है मॉडर्न टूल्स यूज़ हो रहे हैं। उस टाइम पे जो है इस तरीके के मॉडर्न टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन ग्राम्स्की ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आइडिया दिया हेजेमनी का। और फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस का फॉर्मूला भी वो देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, जब तक कि जो है आप जो है कोई भी तरीके का आप एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। मतलब आपको अपने आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, इसको एनालाइज करना है, फिर आप एक एक्टिव रोल जो है प्ले कर पाएंगे इन द सोसाइटल डेवलपमेंट। अब सोशल कैपिटल बाय पुटनम, मैंने आपको जो कहा था हम डिस्कस करेंगे। तो सोशल कैपिटल क्या है, पुटनम का बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। ये जो सोशल कैपिटल टर्म है, ये जुटसन हैनिफेन द्वारा कॉइन किया गया है, और पुटनम अपनी बुक में लिखते हैं बॉलिंग अलोन के बारे में, इसमें बताते हैं। वो कहते हैं कि सोशल कैपिटल क्या है, बेसिकली आपसी में जो ट्रस्ट है, कॉपरेशन है, रिलेशनशिप है, ये सब सोशल कैपिटल है, ठीक है। और इसके वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉरल ऑब्लिगेशन, नॉर्म, सोशल वैल्यू, सोशल नेटवर्क। लेकिन वो बताते हैं कि सोशल कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, लेकिन ये डिक्लाइन होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। अमेरिका में वो स्टडी करते हैं 1960 से जो है डिक्लाइन हो रहा है। और ये डिक्लाइन होने की वजह से आपको देखने को मिलता है कि अमेरिका के अंदर वोटर टर्नआउट इतना कम हो चुका है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटर टर्नआउट फॉल हो रहा है। वहाँ पर देखिए लिटरेसी कितनी है, लेकिन उसके बावजूद वोटर टर्नआउट क्यों कम हो रहा है? लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा और ट्रस्ट, कॉपरेशन जो है गवर्नमेंट से जो है हटते जा रहा है, ये इसका कारण है। और दो तरीके के सोशल कैपिटल जो है पुटनम बताते हैं बेसिकली। एक बॉन्डिंग सोशल कैपिटल, देखिए अक्सर आपके सोसाइटीज़ होती है, आपके होता होगा जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती है, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स आप शेयर करते हैं, तो ये बॉन्डिंग सोशल कैपिटल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहते हैं। ब्रिजिंग सोशल कैपिटल जो है इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड के लोग जब साथ में मिलकर आए और कुछ करें, तब जो है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल है, और ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पुटनम। और ये कहते हैं कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक सर्वे भी दिया गया है कि 1987 में 47% लोगों का भरोसा था गवर्नमेंट और उसकी वर्किंग में, और जो डिक्लाइन हो गया 2000 के अंदर 28%। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो बताते हैं सोशल कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है इन अ डेमोक्रेसी। ये सब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे हमने सोशल कैपिटल पढ़ा, चाहे हमने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, चाहे हमने लुइस अल्थुजर का आइडियोलॉजी पढ़ा, ठीक है, ये जो है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पढ़ा, ये सब पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के ही पार्ट है, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के ही पार्ट है, सब पार्ट आप कह सकते हैं। तो जब आपको पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच एग्जाम में आती है तो आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आती है और उसकी लिमिटेशंस भी आती है, तो अब लिमिटेशंस मैं आपको बता देती हूँ। एक तो बेसिकली जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इसको सब कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि जैब्रिल आलमंड की जो अप्रोच है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कल्चर बताती है नेशन का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक नेशन का एक ही पॉलिटिकल कल्चर होगा। दूसरी चीज़, ये वेस्टर्न डोमिनेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 5 कंट्रीज़ ली गई है उसमें जो बेस्ट कंट्री बताई जाती है जैब्रिल आलमंड द्वारा, वो भी थोड़ी बायस है। इसलिए जो है कहीं न कहीं जो है आपको यहाँ बायसनेस देखने को मिलती है, वेस्टर्न डोमिनेशन देखने को मिलता है। एडवर्ड लुटमैन बताते हैं कि ऐसा है बेसिकली, इट इज़ लेहमैन और ट्रुटमैन। तो बेसिकली वो बताते हैं कि ये जो है कल्चरल फैक्टर्स को रिड्यूस कर दे रहा है इन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है इसका क्रिटिसिज्म देते हैं। वैसे ही एम मैन जो है 1970 में क्रिटिक देते हैं कि पीपल, अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, जैसे कि उन्होंने बता दिया कि मास में इस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर रहेगा, एलिट में इस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ को जो है यहाँ पर जो है हाईलाइट किया गया है। वैसे ही लोवेल डिटमर बताते हैं कि ये बहुत कंजर्वेटिव है, इसकी सोच जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है और ये स्टेटस को मेंटेन करता है। आई होप आपको ये जो चीज़ है समझ में आ चुकी होगी।
तो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके समझ में आ चुकी है। अब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच अगर हम देखें तो इसका इमर्जेंस कहाँ से होता है, इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल फेजेस है, ठीक है। तो हम एक एक फेज़ को डील करेंगे। सबसे पहला फेज़ होता है 14 टू 18 सेंचुरी का फेज़। इसमें आपको देखने को मिलता है कि कोलोनलिज्म और कैपिटलिज्म हैंड इन हैंड चलते रहता है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ होती है, उन्हें जो है मार्केट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है शुरू होता है। वो सोचती है कि मार्केट की मुझे रिक्वायरमेंट है, और इसलिए जो है कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड में जो है वो सर्च जो है शुरू कर देती है। ये एक ऐसा टाइम था जब चर्च जो है डिक्लाइन हो रही थी, और इंस्टीट्यूशंस मतलब जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी। तो रॉ मटेरियल की सर्च में और मार्केट की सर्च में वो पूरे वर्ल्ड में जो है घूमते रहती हैं, और ये भी जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फेज़ था। दूसरा फेज स्टार्ट होता है, आपको देखने को मिलता है क्लासिकल लिबरल इकोनॉमी। मिड 17 सेंचुरी से लेके मिड 18 सेंचुरी तक के लिबरल इकोनॉमी का फेज आता है, जब लिबरल्स जो है इमर्ज होकर आते हैं। आपको देखने को मिलता है हॉब्स, लॉक, रूजो, वो सजेस्ट करते हैं लिबरल इकोनॉमी के बारे में। फिर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मेल्थस, ये सभी एम्फेसाइज करते हैं कि मार्केट को फ्री रहने देना चाहिए, और मार्केट के अंदर से स्टेट को अपना हाथ जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए। यही आइडिया एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन में बताते हैं 1776 में, जिसमें वो लेसिस फायर का आइडिया देते हैं, फ्री मार्केट का आइडिया देते हैं, और इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर आती है रेडिकल मार्क्सिस्ट इकोनॉमी। मार्क्सिस्ट जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इमर्ज होकर आते हैं मिड 18 से मिड 19 सेंचुरी के बीच में, जिसमें आपको देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स, डब्ल्यू एफ हेगल, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का पीरियड बाद में था, बट ये भी जो है रेडिकल मार्क्सिस्ट इकोनॉमी के अंदर ही आएंगे। विलियम गॉडविन, थॉमस पेन, रॉबर्ट ओवेन, साइमन, ये सब जो है रेडिकल मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स होते हैं। फिर आती है न्यू क्लासिकल इकोनॉमीज, जो कहती है कि गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए, और पॉजिटिव रोल जो है अपना दिखाना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है। जॉन मैनार्ड किनीस जो है वो अपने किनीशियन इकोनॉमिक्स देते हैं, और कहते हैं कि लेसिस फायर की वजह से जो है डिप्रेशन आया है। तो ये जो है 4 फेजेस है पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये 4 फेजेस की बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का एक बहुत गहरा संबंध है, और इसी के चलते जो है बाद में जाकर मॉडर्न स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस जो है फ्रेम की है। वो सब अप्रोचेस भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ डिपेंडेंसी थ्योरीज निकल कर आने लग जाती है। मैंने डिपेंडेंसी थ्योरी आपको एक थ्योरी तो समझा दी थी, एजी फ्रैंक की थ्योरी समझाई थी, पॉल बेरान की मैंने आपको थ्योरी समझाई थी। लेकिन इसका इमर्जेंस क्या था, इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे इमर्जेंस के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर था एकला का फेलियर। व्हाट इज एकला? एकला इज एन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका में सेटअप किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेविश 1960 के अंदर, और इसमें ऐसा माना गया था कि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। लैटिन अमेरिका को कहा गया था कि आप रॉ मटेरियल को सप्लाई करिएगा, और आप क्या करिएगा मतलब जो बिकॉज उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो आप डेवलप कंट्रीज से इंडस्ट्रियल गुड्स जो है अपने इकोनॉमी में सेल करिएगा। लेकिन ये फेल हो जाता है, और इससे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, बल्कि उनकी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न था फेलियर ऑफ एकला। दूसरा, न्यू मार्क्सिज्म का मूवमेंट जो है उस टाइम पे निकल कर आ रहा था। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के द्वारा, इसको जो है हाईलाइट कर रहे थे न्यू मार्क्सिस्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन स्कूल। तो 1960s आते आते मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी तब पढ़ाई थी, तब मैंने आपको कहा था टर्म को याद रखना, मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज को इस टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बताती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो बैकवर्ड है वो इंटरनल रीजंस की वजह से है, ना कि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। तो बहुत सारे स्कॉलर्स, जैसे कि मैंने आपको एंड्री गुडर फ्रैंक के बारे में, डॉस सेंटोस, समी रेमिंग के बारे में बताया था कि ये लोग जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अंडर डेवलपमेंट थ्योरी भी मैंने आपको एजी फ्रैंक की बताई थी। और एजी फ्रैंक वॉज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ पॉल बेरान, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको ये भी जो है समझाया था। बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये एक बुक लिखते हैं द कैपिटलिस्ट एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका के रहते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट हैंड इन हैंड चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि जब तक डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जब तक अंडर डेवलपमेंट भी नहीं हुआ करता था। जब डेवलपमेंट आया तब अंडर डेवलपमेंट भी आया। इट मीन्स दैट कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के एक्सपेंस पे जो है डेवलप हो रही है। जितना ज़्यादा वो डेवलप होते जा रही है, उतना ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है अंडर डेवलप होते जा रही है। और ये एक अनइक्वल रिलेशनशिप है मेट्रोपोलिस और सेटेलाइट के बीच में, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के।
वो बताते हैं कि किस तरीके से मेट्रोपोलिस जो है सैटेलाइट का यूटिलाइजेशन करती है, इकोनॉमिक सरप्लस जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम दिस कंट्रीज और रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जो है भेज देती है, जिससे ब्रेन ड्रेन हम जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे ही ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपने आप को जो है स्ट्रेंथन नहीं कर पा रही है इकोनॉमी को, इवन आफ्टर डीकोलोनाइजेशन। और इन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है इनका कहना है कि जो मेट्रोपोलिस ऐसी मेट्रोपोलिस है उनका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उससे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहा है, तो वो जो है डेवलप होते जा रही है, ठीक है। लेकिन ये सैटेलाइट जो है वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी उस स्पीड पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जो है मेट्रोपोलिस जो है कंटिन्यूसली इससे जो है रिसोर्सेज जो है ड्रेन कर रहा है। सेकेंड, वो बताती है कि जो सैटेलाइट ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो फेस करती है जब जब जो है वो अलग हो जाती है मेट्रोपोलिस से। मतलब जैसे कि बताने की कोशिश करते हैं कि लैटिन अमेरिका वर्ल्ड war 1 के अंदर आइसोलेशन में थी, तो उसमें उसको कोई भी उस टाइम पर ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहा था, तो उसमें हाईएस्ट ग्रोथ उसने फेस करी। थर्ड, वो बताते हैं कि जब वापस से जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कॉन्टैक्ट में आती है, यानी मेट्रोपोलिस के कॉन्टैक्ट में आती है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिर से जो है वापस से जो है उनकी इंडस्ट्रीज जो है वो चोक ऑफ हो जाती है। और फोर्थ एंड लास्ट, वो कहते हैं कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रीजन्स है उनका एक क्लोजेस्ट टाई रहा है टू मेट्रोपोलिस इन द पास्ट। इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, इन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट को जो है इग्नोर कर दिया है, साथ साथ सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया है, और ये कैपिटलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक है और ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं और आप जो है इंडस्ट्रीज, मतलब आप जो है कि कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से कनेक्शन ना रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हम कह नहीं सकते कि हम आइसोलेशन में रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन। ये जो है एक सोशलॉजिस्ट रह चुके हैं और इनको जो इंस्पिरेशन मिलती है वो है एनालिस्ट स्कूल से, मार्क्स से और डिपेंडेंसी स्कूल से। वो कहते हैं कि वर्ल्ड एक सिस्टम है। वर्ल्ड सिस्टम क्या है? एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर बाउंड्रीज भी है, स्ट्रक्चर्स भी है, मेंबर ग्रुप्स भी है, रूल ऑफ लेजिटिमेशन एंड कोवरेंस। तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम में एक बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर्स आपस में एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है बताती है कि किस तरीके से वर्ल्ड में इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर चल रहा है, ठीक है, और ये मार्केट के थ्रू इंटीग्रेटेड है। कहीं ना कहीं आपने अभी जो डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ी है एजी फ्रैंकी, आपको इनकी थ्योरी जो है उनसे रिलेटेड ही दिखेगी। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्रिटिक ये भी करती है, और इनकी बुक का नाम है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस इन द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। अब दो तरीके के वर्ल्ड सिस्टम वो बताते हैं कि एक तो वर्ल्ड एम्पायर जो पहले एग्जिस्ट करते थे, जैसे रोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, और एक वर्ल्ड सिस्टम जो आज के टाइम एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि हाईली इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है। 4 इकोनॉमिक जोन वो आइडेंटिफाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है इनका भी। कोर, सेमी पेरीफेरी और एक्सटर्नल एरियाज का आइडेंटिफाई करते हैं। कोर जो कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या फिर इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जो एक्सप्लॉयटेशन करती है, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी कंट्रीज का। पेरीफेरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है जो एक्सप्लॉइट होती है, और एक्सटर्नल एरियाज जो कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी रखते हैं, जो ये सब सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है। रशिया जैसे कि 19th सेंचुरी में जो है जुड़ा नहीं था, लेकिन अब जो है रियली ऐसा कोई रीजन रह गया होगा जो इस पर्टिकुलर इकोनॉमी से जुड़ा नहीं है। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं, आई होप मैंने आपको इसको स्टार्टिंग में बताया था डायग्राम, ठीक है। तो कोर कंट्रीज यहाँ पर जो है ये डेवलप्ड नेशंस है, फिर आपको देखने को मिलता है सेमी पेरीफेरी कंट्रीज, और फिर आपको देखने को मिलता है पेरीफेरी कंट्रीज। तो ये आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये तीनों कंट्रीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अलग अलग एरियाज रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, और बता रही है कि कोर कंट्रीज क्या कर रही है? एक्सप्लॉयटेशन कर रही है किसका? पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज का। आई होप यहाँ तक कि आपको जो है इंटायर अप्रोचेस और सब कुछ क्लियर हो चुका है। हमने पॉलिटिकल कल्चर भी डिस्कस कर लिया और पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम फाइनली सारी मॉडर्न अप्रोचेस डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मॉडर्न अप्रोचेस बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया था। हमें सारी मॉडर्न अप्रोचेस हमारे सिलेबस में नहीं डिस्कस करनी, हमें सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच डिस्कस करनी थी, सिस्टमैटिक अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, ये जो जितनी भी अप्रोचेस डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस कर ली है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच और इसके अलावा जो अप्रोचेस है वो हमें डिस्कस नहीं करनी।
अब बात करते हैं कि मॉडर्न अप्रोचेस के भी कुछ क्रिटिसिज्म निकल कर आते हैं। तो नीरा चांडूके 1996 में बताती है कि ये जो ग्रैंड थ्योराइजेशन हो रहा है ना, इस पे अटैक करती है। वो कहती है ऐसा ग्रैंड थ्योराइजेशन नहीं होना चाहिए, और ये जो डिसिप्लिन है ये रिडक्शनिस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ को रिड्यूस कर दिया जा रहा है बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। तीसरी चीज़ एथनोसेंट्रिक है, मतलब ये कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिज्म से तो बाहर आ गया, लेकिन जो भी कंट्री का अपनी थ्योरी दे रहा है वो अपनी कंट्री को जो है ऊपर रख रहा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। सिलेक्शन बायस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सिलेक्शन बायस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, नीचे आपको बताती हूँ। सिलेक्शन बायस जब जैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्मा ने क्रॉस कल्चरल आपको देखने को मिलता है सर्वे किया था, उसमें उन्होंने क्या किया, यूएस के रिगार्डिंग जो है फेवरेबल स्टेटमेंट दिया। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि ये एक सिलेक्शन बायस है। उन्होंने क्यों वो 5 कंट्रीज को चूज किया, ठीक है, ये एक तरीके से सिलेक्शन बायस है। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि मॉडर्न अप्रोच को ये कहा जा रहा है कि ये बिहेवियरलिज्म से अलग है। बिहेवियरलिज्म से अलग इसलिए है क्योंकि बिहेवियरलिज्म क्या करती है, हर एक पर्सन के इंडिविजुअल बिहेवियर को जो है स्टडी करने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो है इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम को एक पर्टिकुलर क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच वीडियोस इस पे बने हुए हैं डिटेल में, अगर आपको समझना है, क्योंकि ये अप्रोचेस अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं लग रही होगी। आई होप आपने मेरा आंसर राइटिंग वीडियो देखा है, जिसमें मैंने डिस्कस किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं जाकर ऑन द मेंबरशिप टैब। वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारे फीचर्स पता चलेंगे कि मेंबरशिप से जो है आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। जैसे कि आप सिलेबस देख सकते हैं, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर जो है कवर कर लिया है। हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट चैप्टर हमारा डील करता है कि विमेन का जो एक जेंडर लेक्यूना है, जेंडर लेक्यूना हम किसे कहते हैं, एक गैप, एक डिफरेंस, एक एब्सेंस ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, इस सीरियस इशू को डिस्कस करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम ऑफन कहते हैं बहुत अच्छे से कि हमारी डेमोक्रेटिक रिजाइम है, और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेटिक है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्राउड होकर कहती है कि हम डेमोक्रेटिक है। बट आपको देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में विमेन को सब्जुगेट किया गया है बहुत हद तक कि विमेन के अगेंस्ट वायलेंस देख लीजिए, विमेन का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए पॉलिटिक्स में, तो ये सब जगह उनको जो है सब्जुगेट किया गया है। मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊँ तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्लेम करता है, उसमें भी विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में सिर्फ 17.1% है। इंडिया की हालत और ख़राब है, 11% है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर विमेन का रिप्रेजेंटेशन। विमेन रिजर्वेशन बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था कि विमेन को जो है 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए, 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी तक के कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे इसको पास करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी जो है आप देख सकते हैं कि विमेन के अगेंस्ट जो है यहाँ पर पैट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है विमेन की कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, चाहे वो डेमोक्रेटिक क्यों ना हो। और हमें ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक नेशन कह रहे हैं तो वहाँ पर विमेन का भी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए। और इसी के चलते जो है बेसिकली बहुत सारे जो है आप देख सकते हैं कि चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे कि अगर आप रिज़र्व सीट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल जो है, ये बिल अगर पास हो जाए जिसमें आपको कहा जाए कि आपको कंपलसरीली लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर आपको जो है इतनी सीट्स देनी पड़ेगी, एटलीस्ट 33% सीट्स, तो ये सीट्स रिजर्व हो जाएगी, तो फिर उस सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ विमेन इलेक्ट हो सकती है। सेकेंडली इस पार्टी कोटास, तो पार्टी कोटास की जब हम बात करते हैं तो पार्टी कोटास यूरोप ने अडॉप्ट किया है। इसमें हर पार्टी को कंपलसरी होता है कि आप इतने विमेन को एटलीस्ट मतलब 10%, 20%, 30%, जो भी आप डिसाइड करें कि इतनी विमेन को आपको अपनी पार्टी में लेना ही है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव कोटा लैटिन अमेरिका ने अडॉप्ट किया है। फाइनल जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर जो है लॉ पास कर देना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड कर देना है कि ये चीज़ जो है आपके पास मतलब क्या कहते हैं विमेन को इंक्लूड करना ही है। विमेन का जो है 33% हो या 40% हो, इतने परसेंटेज ऑफ विमेन जो है पॉलिटिक्स में रहना ही चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे विमेन रिप्रेजेंटेशन को जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। बात करते हैं हम कि इंडिया ने अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है। इंडिया ने सिर्फ एक 73rd अमेंडमेंट पास किया था, जिसमें 1/3 सीट्स जो है रिजर्व कर दी थी विमेन के लिए इन पंचायत लेवल, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं कि केरला केरला जो है वो हाईएस्ट विमेन रिप्रेजेंटेशन रखता है और 2010 के अंदर उन्होंने एक लॉ पास किया था, 50% रिजर्वेशन दिया था विमेन को। और ये एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ये लॉ पास नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे पास हो चुका है। और सिमिलरली तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान ने भी ये लॉ पास किया है। ओडिशा में 33% का रिजर्वेशन, तमिलनाडु और राजस्थान में 50% का रिजर्वेशन की बात की गई है। तो बेसिकली आपको देखना है कि विमेन क्योंकि या तो पैट्रियार्कल कंडीशंस की वजह से आगे नहीं आ पा रही है, तो आप उनको आगे लाने के लिए जो रिजर्वेशन है ये निकालने का जो है आप कोशिश कर सकते हैं। अब फेमिनिस्ट जो है इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं कि एक तो जेंडर इक्वालिटी क्यों बात करते हैं, और जेंडर इक्वालिटी की जब वो बात करते हैं तो ना केवल सिर्फ सोशल लाइफ में बल्कि पॉलिटिकल लाइफ में वो चाहते हैं कि विमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन आपको विजिबल हो। तो इस चैप्टर का क्रक्स इतना ही है कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत कम है इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और इसे जो है हमें किस तरीके से बढ़ाना है। और फेमिनिस्ट जो है बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड है और कहीं ना कहीं इसमें विमेन का जो क्वेश्चन है वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड ही रह चुका है। अब अगर इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप जो सेमेस्टर 1 के फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं, फेमिनिज्म की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप पूरी एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, आप वो जो है मेंशन कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेच इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी फेमिनिज्म आपको पढ़ा चुकी हूँ सेमेस्टर 1 में। उसमें मैंने आपको हर चीज़ बताई थी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला डिबेट, एक सेक्स जेंडर डिबेट, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि विमेन किस तरीके से सप्रेस्ड है। बेसिक क्रक्स जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको जो है दे दिया है। तो इसी के साथ हम हमारा जो सिलेबस है ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस फिनिश कर चुके हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपने वीडियो देखा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, नोट्स प्रिपेयर करके जो है आपको जो है आप तक पहुँचाने में जो है बहुत एफर्ट्स लगे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस और आपके जो जीई सब्जेक्ट्स है और इसके अलावा सैक वैक एंड एईसी उन सब की भी वन शॉट वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।